क्या साइज मैटर करता है? साइज बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास आते हैं काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, सर मैंने स्कूल टाइम में कॉलेज टाइम में बहुत मैनेजमेंट किया है। मैं डेली मैस्टरबेट करता था, मैं दिन में 4 बार मैस्टरबेट करता था, 10 बार मैस्टरबेट करता था। इजीली अवेलेबल है, गूगल पे डालो पॉर्न ओपन हो जाता है। इट इज़ वेरी कॉमन इन यूथ। लेकिन बहुत सारे यंगस्टर्स में, बहुत सारे यूथ में वो एक मिथ बन जाता है। और हाइमन और वर्जिनिटी का क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है बॉस। वर्जिनिटी क्या है? व्हाट इज वर्जिनिटी? पोर्नोग्राफी देखने के साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? बहुत डेडली है, बहुत डेडली। बहुत ट्रेंडिंग वर्ड चल रहा है कम्युनिटी में, दैट इज कॉल्ड डिजाइनर्स वजाइना। बोथ आर रेडी। वजाइनल डिस्चार्ज होता है, क्या उस चीज का टेस्ट चेंज हो सकता है? टेस्ट चेंज हो सकता है, होता है बहुत बार। ना बड़ा मिथ बस्ट कर दिया ना आपने अभी। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि इंटीमसी पे एडिटेड एक मूवी है इंटीमसी। क्या साइज मैटर करता है? साइज इफ इट इज़ रिलेटेड टू मेल, अगर मेल का पेनाइल साइज के बारे में अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ये मिथ है कम्युनिटी में। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि सर मेरा अभी शादी है लेकिन आई डोंट थिंक सो कि माय साइज इज़ मच इनफ टू सेटिस्फाई माय पार्टनर। तो मेरा एक बहुत पसंदीदा एग्जाम्पल है कि अगर आपको किसी डेस्टिनेशन पे जाना है तो मारुति 800 भी पहुंचाएगी और मर्सिडीज़ भी पहुंचाएगी, लेकिन उस डेस्टिनेशन पे जाने तक का जो सफ़र है वो सफ़र मैटर करता है। तो साइज़ छोटा हो साइज़ बड़ा हो वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। वो भगवान ने आपकी बॉडी फिजिक्स के हिसाब से बना के दिया है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज करना भी रहा तो सर्जिकल प्रोसीजर से जिसकी वजह से उसको चेंज किया जा सकता है, बट इट इज़ रियली डजंट मैटर कि साइज़ छोटा रहने के वजह से आप अपोजिट पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे या बड़ा साइज रहने से ही अपोजिट पार्टनर सेटिस्फाई होता है। दैट इज एन एब्सोल्यूट मिथ। एक आइडियल साइज क्या होना चाहिए ना, मिनिमम से मैक्सिमम ऐसे पॉइंट? सी दैट ऑल वैरीज अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल एरियाज, दैट वैरीज अकॉर्डिंग टू द जीन्स। अगर साउथ अफ्रीकन, केनियंस इनकी बात की जाए तो उनका पेनाइल साइज नेचुरली काफ़ी लॉन्ग होता है। वी आर द एशियंस, वी आर नेचुरली ड्वार्फ, हमारा हाइट कम होता है तो उसके हिसाब से पिनाइल साइज भी कम होता है। देयर इज नो एग्जैक्ट डेफिनेशन कि नॉर्मल पिनाइल साइज इतना सेंटीमीटर या इतना इंचेस ही होना चाहिए। तो ये वैरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, और इसको एक मेजरमेंट में लिमिट करना, इट्स लाइक आप किसी चीज को बाउंड कर रहे हो और फिर लोगों की सोच उस तरीके से हो जाती है, फिर वो गिनना चालू कर देते हैं, अरे ये डॉक्टर ने तो इतना बताया था लेकिन मेरा इतना ही है। तो वो फिर उनको फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन में लैंड अप कराता है। सो देयर इज नो एग्जैक्ट यूनिवर्सल साइज विच इज बीइंग कांस्टेंट टू एवरी इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड, इट वैरीज। क्या ऐसी फिर कोई ट्रीटमेंट्स होती है जिनको अपने साइज से वो सेटिस्फाइड नहीं और उनको लेंथ बढ़ानी हो या थिकनेस बढ़ाना हो? फॉर श्योर। देखिए, अगर अनसेटिस्फैक्शन बिकॉज ऑफ साइज, बिकॉज ऑफ गर्थ, पेनाइल ऑर्गन का जो गर्थ है उसके वजह से अनसेटिस्फैक्शन है। सेक्सुअल अनसेटिस्फैक्शन के बहुत सारे रीजंस है, स्टार्टिंग फ्रॉम द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, देन हार्मोनल थिंग्स, देन फिजिकल थिंग्स। बहुत सारी चीजें हैं जो सेक्सुअली अनसेटिस्फैक्शन क्रिएट कर सकती है। इन सभी को छोड़ने के बाद अगर बात आती है पेनाइल लेंथ की या पेनाइल गर्थ की, हाँ, देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, नॉन सर्जिकल, सर्जिकल, दोनों ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जैसे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हो गई, पेनाइल फिलर्स हो गए, बायो फिलर्स हो गए, इनसे हम पेनाइल गर्थ इंप्रूव करा सकते हैं। लेंथ इंप्रूव कराने के लिए सर्जरी ही एक ऑप्शन है जिसमें हम पेनाइल इम्प्लांट्स यूज करते हैं, तो वही एक ऑप्शन है जिससे लेंथ बढ़ सकता है। अदरवाइज
कोई मेडिसिन, कोई जड़ी बूटी, कोई होम्योपैथिक गोलियां, कोई तेल की मालिश, कोई जेल की मालिश आपका लेंथ या गर्थ इंप्रूव नहीं करा सकती. दैट इज वेस्ट ऑफ मनी. और कोई एक्सरसाइज? नो, exercise won't help you in increasing size, yes, but exercise helps you in improving performances. ओके. बहुत सारे लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन फेस करते हैं. तो ट्रेनिंग पेल्विक फ्लोर मसल्स, जो हम जिम में जाते हैं, जिम में वर्कआउट करते हैं, कीगल्स एक्सरसाइजेस, हिप थ्रस्ट एंड ऑल, तो इसके वजह से कंप्लीट पेल्विक फ्लोर मसल जब ट्रेन होता है, जब उसमें स्ट्रेंथ क्रिएट होती है, तो आपका परफॉर्मेंस लेवल बढ़ता है. इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्या है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की एग्जैक्ट डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है, बट बहुत सारे रिसर्चेस ऐसे हुए हैं जिसमें ये लेबल किया गया है कि अगर आपका इरेक्शन आपकी सेटिस्फैक्शन के लेवल तक मेंटेन नहीं रहता है, एंड इफ इट इज हैपनिंग सिंस लास्ट 3 months, ऐसा नहीं कि आज या कल में आप फेस कर रहे हो, पिछले 3 महीने से अगर यही सिनारियो है कि आपकी सेटिस्फैक्शन के लेवल तक आपका इरेक्शन मेंटेन नहीं रह रहा है या उतना इरेक्शन आ नहीं रहा है, देन यू कैन लेबल इट एज अ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन. ओके. इसमें फिर कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कॉजेज जो है, कारण जो है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक होता है ऑर्गेनिक, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक. तो आपने जो बोला साइकोलॉजिकल, दैट कम्स अंडर द इनऑर्गेनिक कॉजेस. ओके. फियर, एंग्जाइटी, जो आज के तारीख में यंगस्टर्स में बहुत कॉमनली देखने मिल रहा है, दैट इज परफॉर्मेंस एंग्जाइटी. पॉर्निज्म इज वेरी कॉमन, इजीली अवेलेबल है, गूगल पे डालो पॉर्न ओपन हो जाता है ना. और यू नो दैट पॉर्न इज एडिटेड थिंग, है ना. कोई भी आधा घंटा परफॉर्म नहीं कर सकता. दैट इज एडिटेड. हर बार नए नए शॉट्स लिए जाते हैं, हर पोजीशन में डिफरेंट शॉट्स लिए जाते हैं. लेकिन बहुत सारे यंगस्टर्स में, बहुत सारे यूथ में वो एक मिथ बन जाता है कि आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 2 घंटा परफॉर्म ही कर सकते हैं. और उस चक्कर में अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया है और उतने समय तक वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वो चले जाते हैं एंग्जाइटी में. दैट इज व्हाट कॉल्ड परफॉर्मेंस एंग्जाइटी. इट इज वेरी कॉमन इन यूथ. ये इनऑर्गेनिक वे हो गया. या अब ऑर्गेनिक वे में क्या होता है? ऑर्गेनिक में बहुत सारे कारण हैं. अब ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा अभी जो देखा जा रहा है, दैट इज लाइफस्टाइल. ड्रिंकिंग मीन्स अल्कोहल, टोबैको च्यूइंग, स्मोकिंग. यूथ में अभी बहुत कॉमनली देखा जा रहा है वेपिंग. ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आईटी प्रोफेशनल्स, वर्किंग सिटिंग जॉब मैक्सिमम टाइम, इसके वजह से जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हुआ है, हैबिट्स इन्वॉल्व हुए हैं, लॉन्ग टाइम सिटिंग हो गया है, जिसके वजह से ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है. यंग पेशेंट आर मूविंग टूवर्ड्स प्री डायबिटिक फेजेस. तो ये चीज़ें, सबसे इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है. दैट इज वन ऑफ द ऑर्गेनिक कॉज. अदर ऑर्गेनिक कॉजेज comes under the diseases like diabetes, hypertension, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना, दैट इज डिसलिपिडीमिया एंड ऑल. फिर आती है कि कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं. जैसे अगर कोई हाइपरटेंसिव है, लॉन्ग टर्म वो एंटी हाइपरटेंसिव ले रहे हैं कुछ किस्म के, जैसे बीटा ब्लॉकर हो गया या डायूरेटिक्स हो गया, उसके वजह से होता है. उसके बाद किसी को अगर डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, वो एंटी डिप्रेसेंट्स कुछ ले रहे हैं, उसका एक कॉम्प्लिकेशन है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन. सो देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कॉजेस बिहाइंड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन. तो यू नीड टू इवैल्यूएट दैट. और क्या इसमें मास्टरबेशन भी रोल प्ले करता है? ना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मेरे पास आते हैं, काफी पेशेंट्स आते हैं, सर मैंने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में बहुत मैस्टरबेट किया है. मैं डेली मैस्टरबेट करता था. मैं दिन में 4 बार मैस्टरबेट करता था, 10 बार मैस्टरबेट करता था. Whether it is related to men or female, masturbation never impact your performances. ये बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करता है. तो दैट इज एब्सोल्यूट मिथ कि ओवर मैस्टरबेशन कॉजेस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन. प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है, उसका क्या रीजन होता है? मेनली इनऑर्गेनिक, साइकोलॉजिकल. ओके. मेनली साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के. परफॉर्मेंस एंग्जाइटी उसमें सबसे कॉमन है. फिर आ गया डिप्रेशन,
फिर आ गया रिलेशनशिप वाइज यानी सिचुएशनल कॉजेस. सिचुएशनल कॉजेस में फॉर एग्जाम्पल दे बोथ आर मैरिड बट दे आर नॉट हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ अफेक्शन टूवर्ड्स ईच अदर. ठीक है, उसके वजह से बहुत बार प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता नहीं है. दैट इज नॉट अ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बट पीपल आर कंसिडरिंग इट एज अ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्योंकि वो अर्ली फॉल हो जाता है. अर्ली फॉल इन द सेंस एवरेज इंडियन टाइम में जो एवरेज मेन है इंडियन मेन उनमें इजैकुलेटरी टाइम जो है वो 1 to 3 मिनट ही है ना, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में हॉर्मोन्स आर ऑन पीक, डिजायर सारे पीक पे होते हैं. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में फॉल इज प्रिटी ओके इन 1 to 3 मिनट. तो वो बहुत सारे लोग इसको ही प्रीमैच्योर इजैकुलेशन समझ जाते हैं. इट इज नॉट अ प्रीमैच्योर इजैकुलेशन. यू आर इजैकुलेटिंग इन 1 to 3 मिनट एंड स्टिल योर इरेक्शंस हैव बीन मेंटेन्ड, या फिर इरेक्शन जाने के बाद भी तुरंत कुछ समय के बाद वापस अपने आप इरेक्शंस आ रहे हैं. सो दैट इज नॉट इरेक्टाइल डिसफंक्शन, दैट इज नॉट प्रीमैच्योर इजैकुलेशन. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और सबसे ज्यादा लाइफस्टाइल फैक्टर्स प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. आप मुझे बता सकते हो कि जिनका प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है उनके दिमाग में क्या चलता है और जो लॉन्ग टर्म चलते हैं उनके दिमाग में क्या चलते रहते हैं? प्रीमैच्योर इजैकुलेशन वाले पेशेंट है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं. वो बेसिकली अंडर कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि उनको लगता है कि मेरे अर्ली इजैकुलेशन की वजह से मैं अपने अपोजिट पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और दैट इज़ वेरी ट्रू. इंडिया में सबसे ज़्यादा डिवोर्स जो होते हैं उनके पीछे का सबसे प्रोमिनेंट रीज़न है अनसेटिस्फैक्शन इन ऑर्गेज्म. अपोजिट पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं करना, वाइस वर्सा, मेन टू वुमेन एंड वुमेन टू मेन एज वेल. तो ये लोग बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं. यूज्ड टू ट्राई सेवरल थिंग्स, सब चीज़ ट्राई करते हैं. डॉक्टर से कंसल्टेशन, दोस्तों से कंसल्टेशन, दोस्त ने बताया ये गोली खा, आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, कभी कभी तो बाबा के पास भी चले जाते हैं जड़ी बूटी खाने. तो ये सबसे ज़्यादा जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन वाले पेशेंट होते हैं ये मेनली लैंड अप होते हैं डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में. और जो लॉन्ग टर्म परफॉर्म करते हैं यानी जिनको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन नहीं है वो तो ठीक है, दे थॉट एवरीथिंग इज नॉर्मल, दे आर लाइक अ सुपरमैन. उनका थॉट प्रोसेस होता है कि मैं तो सुपरमैन है ना. तो वो उन लोगों में कोई इशू नहीं है जो प्रीमैच्योरली इजैकुलेट नहीं कर रहे हैं. जिनके साथ ये इशू है तो उन्होंने अपने कैसे साइकोलॉजिकल पैटर्न चेंज करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने इस चीज को लेके सोचना बंद करना है कि मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं. ये चीज के बारे देखिए, किसी भी चीज को लेके बार बार सोचना दैट इज कॉल्ड एंग्जाइटी, दैट इज कॉल्ड फियर. ठीक है, तो इस चीज के लेके सोचना बंद करना है. लाइफस्टाइल करेक्ट करना है, मेडिटेट कीजिए, कुछ अच्छे नॉवेल्स पढ़िए. ठीक है, एक्टिव लाइफस्टाइल में जाइए, जिमिंग कीजिए, गुड ईटिंग हैबिट्स, जंक अवॉइड कीजिए, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रिंकिंग, वेपिंग, ड्रग्स, ये सब करना बंद कीजिए. ठीक है, तो जाके धीरे धीरे ये चीज़ें करेक्ट होना शुरू हो जाएगी अपने आप. नहीं, ये सब करने के बावजूद भी कुछ चेंजेस नहीं मिल रहे तो देयर आर द डॉक्टर्स हु गोना हेल्प यू. कुछ मेडिसिन से, कुछ एक्सरसाइजेस से, बहुत सारी एडवांस ट्रीटमेंट्स आ गई है इसके लिए, तो उससे हम ये इस चीज़ को करेक्ट करा सकते हैं. लेकिन अगर आप बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे तो आप कितने भी डॉक्टर्स के लीजिए, कितने भी डॉक्टर्स को कंसल्ट कर लीजिए, आप इस चीज़ से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे. एक मैंने सोशल मीडिया में वीडियो देखा था, उसमें ऐसा बोलते हैं कि वो अगर मेन इजैकुलेट करने वाला रहता है तो वो टाइम पे मैथ्स के कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करना चालू कर दो बोलते हैं. तो क्या ये चीज़ हेल्प कर सकती है? बिल्कुल हेल्प करती है, बिल्कुल हेल्प करती है. दैट इज यू आर डाइवर्टिंग योर माइंड. ओके, इवन बहुत बार है ना मेरे पास पेशेंट आते हैं कि सर व्हेन माय पार्टनर इज गिविंग मी ओरल ब्लो जॉब, है ना, तो मेरा ओरल ब्लो जॉब करते ही इजैकुलेट हो जाता है. तो
उस समय मेरा उनको बोलना रहता है कि ठीक है ओरल ब्लो जॉब वो कर रहे, एट दैट टाइम थिंक डिफरेंट, कुछ तो अलग सोच लीजिए, तो आपका माइंड उसकी तरफ फोकस नहीं करेगा, तो विल नॉट इजैकुलेट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ड्यूरिंग इंटीमसी, ड्यूरिंग पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स, अगर आपको लगता है इजैकुलेट होने वाला है, आप बाहर आ जाइए। दैट इज कॉल्ड स्टार्ट स्टॉप टेक्निक, है ना। इसमें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को ट्रीट करने के लिए कुछ टेक्निक्स है, स्टार्ट स्टॉप टेक्निक, स्क्वीजिंग टेक्निक। तो पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स के वक्त अगर इजैकुलेशन आपको लग रहा है कि यू आर इजैकुलेटिंग नाउ, यू जस्ट कम आउट, है ना, उससे आप उसको अवॉइड कर सकेंगे। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को ट्रीट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हम पेशेंट को बताते हैं। दैट इज वन इज दिस स्टार्ट स्टॉप टेक्निक, अनदर वन इज स्क्वीजिंग टेक्निक, है ना। बहुत बार हम बोलते हैं पेशेंट को जब आप यूरिनेट करते हो तो रुक रुक के यूरिन कीजिए, है ना। उससे क्या होता है, वो पेल्विक फ्लोर, पेरिनियल मसल्स जो है उसमें स्ट्रेन डेवलप होना चालू हो जाता है, तो वो हेल्प करती है आपके अर्ली इजैकुलेशन को अवॉइड करने के लिए। सो दीज आर सर्टेन टेक्निक्स विच आर मेंशन्ड इन द बुक्स, इवन आर हेल्पफुल टू पेशेंट्स ऑल्सो हु आर इजैकुलेटिंग अर्ली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसमें फिर बायोलॉजी वाला कोई प्रॉब्लम रहता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में? बायोलॉजिकल जो है, साइकोलॉजी भी इट कम्स अंडर द बायोलॉजी इटसेल्फ कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ऑर्गेनिक फैक्टर्स में बहुत, यानी पेनाइल मसल्स में वीकनेस, पेल्विक फ्लोर मसल में वीकनेस, कोई प्रीवियस लंबर स्पाइन यानी पीठ की रीढ़ की हड्डी को, कमर की रीढ़ की हड्डी को कोई चोट आना, मार लगना, एक्सीडेंट होना, उसके वजह से भी होता है। कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी होता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स बायोलॉजिकल, वो आपको डॉक्टर के पास जाके ही इवैल्यूएट करना होगा और अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करना होगा। इसके क्या क्योर है? प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मेनली क्योर लाइफस्टाइल करेक्शन है और साथ में मेडिकेशंस। मेडिकेशन, विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन 100% ट्रीट हो जाता है, 100%। फिर ये नाइटफॉल क्यों होता है? हाँ, अभी मेरा एक कुछ हफ्ते पहले ही एक कंटेंट इस पे मैंने बनाया था विच इज़ लव्ड बाय मेनी ऑफ माय ऑडियंस, कि नाइट फॉल या वेट ड्रीम्स, इसको वेट ड्रीम्स भी कहा जाता है। तो एक्चुअली ये मेरे पास एक पेशेंट आए थे कि सर आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट नाइट फॉल और वेट ड्रीम्स, अभी मेरा शादी होने का है, मैं कैसे करूँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं। देखिए, नाइट फॉल या वेट ड्रीम्स है ना, इट्स प्रीटी नॉर्मल, एब्सोल्युटली नॉर्मल है, किसी को भी हो सकता है, होता ही है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम बंदों को होता है, यूथ यंग बंदे अपने वो एज में नाइट फॉल बहुत लोग सफ़र करते हैं। ये क्या है, ये आपका बॉडी के हार्मोन्स का थोड़ा सा रोमांटिक प्ले है। आप दिन भर किसी के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपने रात को सोते वक्त रील स्क्रॉलिंग में कोई ऐसा रील देख लिया या पॉर्न देख लिया या कुछ देख लिया, तो नाइट फॉल होना इज़ ऑलमोस्ट नॉर्मल, और वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कोई आपके परफॉर्मेंस पे वगैरह फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन ये परसिस्टेंटली हो रहा है कि आप कुछ महीनों से रेगुलरली ये फेस कर रहे हो, तो फिर यू नीड अ मेडिकल हेल्प, तो आपको डॉक्टर को जाके कंसल्ट करना चाहिए। जो मेडिकेशन से, एंटी डिप्रेसेंट से, कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स से हम ट्रीट कर सकते हैं, बट वंस इन अ वाइल या फिर बीच बीच में कभी हो रहा है नाइट फॉल, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ना आपके सेक्सुअल हेल्थ पे, ना मेंटल हेल्थ पे, ना ओवरऑल हेल्थ पे, इसका कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। और एक मॉर्निंग वुड भी होता है, तो वो क्यों होता है और होना हेल्दी है वो? अरे बहुत हेल्दी है। मॉर्निंग इरेक्शंस जो है, मॉर्निंग वुड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, अर्ली मॉर्निंग इरेक्शंस, दैट इज अ साइन दैट यू आर हैविंग गुड इरेक्टाइल फंक्शन, है ना। एक साइन है मॉर्निंग इरेक्शन डायग्नोज करने के लिए कि वेदर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम इरेक्टाइल डिसफंक्शन और नॉट, और सफर कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक कॉजेस है। ऑर्गेनिक कॉजेज जो होते हैं उसमें यूजुअली मॉर्निंग इरेक्शन हैम्पर नहीं होते हैं। इनऑर्गेनिक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अर्ली मॉर्निंग इरेक्शंस एब्सेंट रहते हैं, तो दैट इज प्रीटी ओके। अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की भी वजह से आता है। इवन अर्ली मॉर्निंग हमारा टेस्टोस्टेरॉन लेवल जो होता है पीक पे होता है,
इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं, एथलीट्स जो होते हैं, है ना, जिम वर्कआउट वाले, वो मॉर्निंग वर्कआउट क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरॉन पीक पे होता है, जो मसल बिल्टअप में हेल्प करता है. तो दिस पीक लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन आल्सो हेल्प्स इन अर्ली मॉर्निंग इरेक्शंस. डेली मास्टरबेट करने से स्पर्म क्वालिटी घटती है? यूजुअली नहीं, बिल्कुल भी नहीं. डेली मैस्टरबेशन, ओवर मैस्टरबेशन से स्पर्म क्वालिटी या सीमेन क्वालिटी खराब होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स बिहाइंड इट कि जिनका सीमेन क्वालिटी ख़राब हो गया है, स्पर्म क्वालिटी ख़राब हो गया है, स्पर्म की मोटिलिटी ख़राब हो गई है, स्पर्म काउंट सीमेन में काफ़ी कम है. इसके लिए बहुत सारे रीज़न है अलग, लेकिन ओवर मैस्टरबेशन इज़ नॉट अ रीज़न बिहाइंड डिस्टर्बिंग योर स्पर्म और सीमेन क्वालिटी. उल्टा स्मोकिंग ये सबसे प्रोमिनेंट कॉज है आपका सीमेन क्वालिटी डिस्टर्ब करने का. ओके. बहुत ज़्यादा स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म. लॉट ऑफ मेल आर सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी नाउअडेज. आप देख रहे होगे IVF, बहुत लोगों को IVF की ज़रूरत पड़ रही है. सरोगेसी मदर्स, IUI, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, यानी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स कि जो इसमें फीमेल या मेल नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं. तो उसके पीछे ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स बहुत, और उसमें से स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म इज़ वेरी प्रोमिनेंट. और कोई लाइफस्टाइल इश्यूज के कारण भी हो सकता है? नहीं, अदर कोई ऐसा ये नहीं है कि स्पर्म्स क्वालिटी जेनेटिक भी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. जेनेटिकली ऐसा कुछ नहीं होता है कि यानी जेनेटिकली क्यों होगा. योर फादर मदर वो माइट बी वोंट हैव दैट इनफर्टिलिटी थिंग्स, जिसके अगर वो होता तो आप पैदा ही नहीं होते, है ना. तो ये जेनेटिक तो नहीं होता है फॉर श्योर. ये ऑल थिंग्स आर एक्वायर्ड. और हेल्दी स्पर्म क्वालिटी को मेंटेन करना है तो क्या करना चाहिए? एक्टिव लाइफस्टाइल, एक्सरसाइजेस, गुड ईटिंग हैबिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ईटिंग हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे आप बता सकते? अवॉइड जंक, जितना ज़्यादा हो सकता है. शुगर कंट्रोल कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है. हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में यू गो फॉर सैलेड्स. ऑप्टिमाइज कीजिए चीज़ों को. प्रोटीन इन योर डाइट शुड बी ऑप्टिमाइज्ड, है ना. इंडियन वेजिटेरियन डाइट इज लैकिंग विथ प्रोटीन. ये हमारे बचपन से ही आपको दाल चावल सब्जी रोटी खिलाई जा रही है. गॉट इट. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दाल चावल सब्जी रोटी खराब है, बिल्कुल खराब नहीं है. लेकिन हमारे इंडियन वेजिटेरियन डाइट जो है वो हमेशा प्रोटीन कंपोनेंट में लैक करता है. तो प्रोटीन को ऑप्टिमाइज कीजिए, चाहे डाइटरी चाहे सप्लीमेंट्स से, है ना. कार्बोहाइड्रेट्स भी उतनी ही चाहिए. गुड फैट सोर्स चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे यहाँ जो सोयाबीन, फली, जवस, ये तेल, कुकिंग मीडियम जो यूज होती है, दोज आर LDLs, लो डेंसिटी लिपिड्स. ये सही फैट नहीं है. फिर कौन से है? हाई डेंसिटी लिपिड, HDL. घी, बटर, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल आर द गुड सोर्सेस ऑफ फैट फॉर कुकिंग. आप उसको यूटिलाइज कीजिए. एग्स, जो येलो पार्ट होता है, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ फैट, है ना. बहुत लोग तो छोड़ देते हैं वो येलो पार्ट को. वो टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है. अगर उनको पसंद ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन खाना चाहिए. यू शुड ईट अ कंप्लीट एग. यानी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने प्रूव किया है, WHO ने भी माना है कि कंप्लीट एग इज गुड. जो 2 ग्राम फैट होता है उसमें, येलो एग में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हार्ट, फॉर ओवरऑल योर हेल्थ. तो गुड ईटिंग हैबिट्स का मतलब यू शुड ऑप्टिमाइज ईच माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन योर डाइट. अच्छा खाना खाइए. देखिए, इंसान है, हम कंप्लीटली सात्विक नहीं, हम साधु बन जाएंगे, ऋषि मुनि बन जाएंगे, हम हो नहीं सकते हैं. उसके लिए कंप्लीट अलग लेवल का डेडिकेशन चाहिए. बट जो भी आप हो, मैक्सिमम फॉलो कीजिए. वंस इन अ वाइल जंक या फिर चीटिंग इज ओके, बट रेगुलरली अच्छा खाना खाइए. एक्सरसाइजेस कीजिए. एक्सरसाइज इज मोर इम्पोर्टेंट. और कोई अगर अल्कोहल पी रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? पहले तो अल्कोहल पीना नहीं चाहिए. डोंट ड्रिंक एट ऑल, है ना. फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स, वैरी करता है. अब जैसे फॉर एग्जांपल
एक आदमी देख रहा हूं जो रोज सुबह से रात तक पी रहा है, आज उसकी उम्र 75 साल है, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आज भी पीते ही जा रहा है। और एक 25 साल का 30 साल का लड़का है जो ना पीता है, ना खाता है, ना कुछ करता है, he has been suffered from lot of disorders, उसको लीवर का प्रॉब्लम हो गया, पैंक्रियास का प्रॉब्लम हो गया, कुछ हो गया। तो देखो, इन चीज़ों को बोला गया है कि ये चीज़ें आपकी हालत खराब करेगी, लेकिन देयर इज नो एग्जैक्ट थिंग। तो कितना मेजरमेंट है, ये एब्सोल्युटली गलत है कि कितना पीना सेफ है। बेसिकली तो पीना ही नहीं चाहिए। हो सकता है जो पूरा दिन भर में एक खंबा खत्म करता है उसको भी कुछ ना हो, और जो सिर्फ एक 60 ml मारता है वो जाके कल हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। सो देयर इज नो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कि इतना ही पीना सेफ है ना। इट्स बेटर टू अवॉइड इट। मेंस के लिए सेक्सुअल हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा। और सेक्सुअल हाइजीन है ना, बहुत सिंपल है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। चांद से लाके सेक्स इंटीमेट हाइजीन करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इवन आप खुद से भी एक्सपीरियंस कर लो कि हम जब पेनाइल स्किन को पीछे खींचते हैं तो जो ग्लांस एरिया है उस पर आपने कभी कभी एक वाइटिश लेयर जमा हुआ दिखा होगा, दैट इज कॉल्ड सिग्मा। ये बहुत डेंजरस है, ये बेसिकली फंगल इन्फेक्शन है। ओके, ठीक है। मेल पेशेंट में पेनाइल कैंसर होने का एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन है। और फीमेल में यूजुअली एक कंप्लेंट होती है, एक सिंड्रोम होता है जिसमें फीमेल यूजुअली कंप्लेंट करती है सफेद पानी जा रहा है, वाइट डिस्चार्ज। वाइट डिस्चार्ज दुनिया भर की टेस्ट हो जाती है फीमेल की, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वाइट डिस्चार्ज जा क्यों रहा है? एक्वायर्ड है, अपोजिट पार्टनर से जा रहा है। अपोजिट पार्टनर को इन्फेक्शन है, ड्यूरिंग पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स ट्रैवल कर रहा है। तो मेन में भी इंटीमेट हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल है, नहाते वक्त प्रीफ्यूजल स्किन को पीछे खींचना है सिंपल पानी से और थंब से रब करना है ग्लांस को, और वो वाइटिश लेयर निकालना है रोज के रोज। दैट्स इट। इससे ऊपर वाला कोई केयर वेयर की जरूरत नहीं है। दैट इज मच इनफ। यानी जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले फीमेल पार्टनर ने ये सब चीज़ें देखनी चाहिए टू अवॉइड इन्फेक्शन। हाँ, ऑब्वियसली देखनी चाहिए। यू शुड बेटर बोथ ऑफ यू शुड हैव अ शॉवर बिफोर गेटिंग इंटीमेटेड। ये यूजुअली होता नहीं है हमारे कम्युनिटी में, है ना। खाना खाए, बेड पे गए, कि वो डिजायर्स आ गए तो शुरू इंटीमेसी, बट नॉट जस्ट फॉर इंटीमेसी। एक नेचुरली भी यू शुड हैव कपल ऑफ टाइम शॉवर इन अ डे फॉर ऑल ओवर हाइजीन। तो देखने से अच्छा यू बेटर मेक इट अ प्रोटोकॉल। इसको लाइफस्टाइल का एक पार्ट बना लो कि आप सुबह शाम एक शॉवर ले लो कि आपकी हाइजीन मेंटेन रहे, आपकी इंटीमेट हाइजीन भी मेंटेन रहे, एंड यू शुड हैव अ गुड सेफ स्टेराइल इंटीमेसी। तो शॉवर इज इंपॉर्टेंट। और ये लिबिडो क्या होते हैं? लिबिडो इज बेसिकली यू कैन से इट अ डिजायर ऑफ इंटीमेसी। सेक्स करने की, इंटीमेट होने की इच्छा, ये लिबिडो है। ठीक है। बहुत बार होता है ऐसा कि मेल पार्टनर में लिबिडो होता है, फीमेल पार्टनर में लिबिडो नहीं आता है। मेल पार्टनर आते हैं मेरे पास काफ़ी टाइम कंप्लेंट करते हुए कि माय वाइफ इज नॉट गेटिंग लिबिडो। लिबिडो को आप सिंपल टर्म में बता सकते? डिजायर, डिजायर, सेक्सुअल डिजायर, सेक्स करने की इच्छा, दैट इज लिबिडो। बहुत बार है ना, हमारा कम्युनिटी है ना थोड़ा सा मेन डोमिनेंट कम्युनिटी है। चलो अभी चीज़ें बदल रही है, अर्बन प्लेसेस में, टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ में चीज़ें बदल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी वो फैक्टर है। तो लिबिडो आना ना आना, या फिर अगर नहीं आ रहा है तो भी उसको समझना कि मेरे अपोजिट पार्टनर में लिबिडो नहीं आ रहा है। इस सोच को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सही में लिबिडो नहीं आ रहा है या कोई लिबिडो ना आने की का नाटक कर रहा है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिबिडो, योर क्वेश्चन, लिबिडो इज नथिंग बट अ सेक्सुअल डिजायर। क्या रीजन हो सकते हैं ना लिबिडो ना आने के? मेल में हाँ। मेल में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स,
और कहीं जाके कुछ हार्मोनल चीज़ें, डिस्टर्ब टेस्टोस्टेरॉन, डिस्टर्ब प्रोलैक्टिन लेवल, डिस्टर्ब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेवल्स, ये, लेकिन मेनली साइकोलॉजिकल। प्यार किसी और से करते थे, शादी किसी और से हुई बिकॉज ऑफ पेरेंट्स प्रेशर। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर लो लिबिडो। और साथ ही साथ में ये जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स है, these are also very responsible for low libido. Smoking is such a culprit thing which disturb the intimacy in both the partners. फीमेल में क्यों नहीं आता है? Same, the hormonal factors are there which are playing role. PCOD, like diseases, obesity. बहुत बार तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं कि फीमेल इज सो मच ऑक्यूपाइड इन द हाउस होल्ड थिंग्स, होम मेकर है, चलो ठीक है, एक बार का वर्किंग लेडी है तो बात को समझ सके। फॉर एग्जांपल होम मेकर, सुबह उठी, काम पे कर रही, बच्चों को तैयार कर रही, स्कूल भेज रही, फिर हस्बैंड के लिए सारे प्रिपरेशन चालू, फिर हस्बैंड ऑफिस में, दिन भर काम, फिर रात को फिर से डिनर, बच्चों को संभालना, बच्चों को सुलाना, इतना करके वो इतनी थक जाती है फिजिकली। किसी भी फीमेल को इतना फिजिकल एग्जॉशन होने के बाद सेक्सुअल डिजायर, अभी रात को सेक्स करना है, ये करने का इच्छा नहीं होता है, बहुत बार नहीं होता है। और वो भी एक रीज़न है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं। बट होता क्या है कि हम मेन समझ लेते हैं कि माई वाइफ इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। अरे उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए तुमको उतना स्पेस तो दो कि वो आपको इस चीज़ के लिए वो रेडी हो जाए, या फिर इस चीज़ के लिए उसके पास वो ताकत तो बचे। तो ये समझना एक मेन के लिए बहुत ज़रूरी है। एज भी फैक्टर रोल प्ले करते हैं फिर? हाँ, फॉर श्योर। मीनोपॉज जैसे जैसे होता है फीमेल में, कि यानी माहवारी जब बंद होती है या माहवारी बंद होने के बाद जो हार्मोनल शिफ्ट होते हैं, उसके वजह से भी थोड़ा सा लिबिडो इम्पैक्ट होता है। मेल में भी यही होता है। मेल में कब होता है? अबाउ 50-55 ईयर से ऑफ एज लिबिडो थोड़ा इम्पैक्ट होता है, बट नॉट सिग्निफिकेंटली, है ना। ये सिग्निफिकेंटली नहीं है। 60-65 साल के एल्डरली पेशेंट को भी सेक्सुअल डिजायर आते हुए देखा गया है, इनको कॉमनली देखा जाता है। हाँ, अगर इफ ही इज बीन सफरिंग फ्रॉम सर्टन ऑटो इम्यूनोलॉजिकल डिसीजेस लाइक ए डायबिटीज और समथिंग लाइक दैट, देन यू कैन थिंक अबाउट लो लिबिडो इन सच मेन पेशेंट। हाइमन क्या होता है? हाँ, एनाटॉमिकली अगर बात की जाए तो इट्स अ सिंपल थीन मेम्ब्रेन एट द एंट्रेंस ऑफ वजाइना। साइकोलॉजिकल बात की जाए तो हाइमेन कुछ है ही नहीं, है ना। एक सिंपल मेम्ब्रेन है, पतली सी झिल्ली समान, एट द बिल्कुल एंट्रेंस ऑफ वजाइना, दैट इज हाइमेन, एनाटॉमिकली बात की जाए। लेकिन हाइमेन को लेके बहुत ज़्यादा टैबू है, बहुत ज़्यादा टैबू। इवन आप मेरे एक इंस्टाग्राम में कल परसों ही एक रील बहुत ज़्यादा वायरल किया है, ऑलमोस्ट 2 मिलियन व्यूज़। यू जस्ट गो एंड चेक द कमेंट सेक्शन, लुक एट द कमेंट्स ओवर देयर, हाउ कम्युनिटी ड्रिवन पीपल वी आर। उन्हें क्या समझ के रखा है हाइमेन को। और एक डॉक्टर एक फीमेल को हेल्प कर रहा है अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट हाइमेन, अबाउट ट्रीटिंग दैट हाइमेन, अबाउट ट्रीटिंग हर साइकोलॉजी, अबाउट ट्रीटिंग हर फियर, एंग्जाइटी एंड ऑल। तो उसको किस ढंग से, उस डॉक्टर को भी किस ढंग से ट्रीट किया जा रहा है, कमेंट सेक्शन में आप एक बार चेक कीजिए। सो हाइमेन इज एनाटॉमिकली अ स्मॉल थीन membrane just entering to the vagina. Psychologically it's nothing. और हाइमन और वर्जिनिटी का क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है बॉस। वर्जिनिटी क्या है? व्हाट इज वर्जिनिटी? हाउ यू कैन डिफाइन वर्जिनिटी? मेजरमेंट है कोई कि भैया आप वर्जिन हो, हाइमेन रप्चर हुआ तो यू आर नॉट अ वर्जिन। फिर मेल में क्या? मेल में तो कुछ नहीं है, तो मेल हो गए सुपरमैन। और फीमेल का बेचारी फीमेल का हाइमेन रप्चर हो गया। अरे देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग हाइमेन। स्पोर्ट्स है, साइकिलिंग है,
एथलीट्स इतने सारे हाई जंपिंग ये वगैरह बहुत सारी चीज़ें हाइमेन रप्चर होता है, दैट इज़ नॉट एन इंडिकेशन कि आप उस फीमेल को लेबल कर दो कि शी इज़ नॉट वर्जिन। तो ये बहुत बड़ा टैबू है और ये आज भी कम्युनिटी में है, आज भी कम्युनिटी में है कि if the hymen is ruptured, that means she is having some past history. वजाइनल टाइटनेस मैटर करती है। और ये भी बहुत कॉमनली आता है, ये मीन्स इंस्टाग्राम इनबॉक्स इज फ्लडेड, माई इंस्टाग्राम इनबॉक्स इज फ्लडेड विद द इंक्वायरीज, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम ग्लोबली एज वेल। आई वॉन्ट टू डू वजाइनल टाइटनिंग, वाई यू वॉन्ट टू डू वजाइनल टाइटनिंग, वाई यू वॉन्ट, हाउ यू डायग्नोज योर सेल्फ दैट यू आर हैविंग अ लूज वजाइना। सर मेरा प्रीवियस सेक्सुअल हिस्ट्री है, तो अभी मेरा शादी होने वाला है, तो मेरे होने वाले हस्बैंड को पता नहीं चलना चाहिए कि आई वाज हैविंग अ प्रीवियस सेक्सुअल हिस्ट्री। सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि वजाइना लूज होने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स यानी सेक्स ये कारण ही नहीं है। सेक्स की वजह से वजाइना लूज ही नहीं होता है। फिर क्या होता है? अरे 2.5, 3, 3.5 किलो का बच्चा जहां से बाहर आ रहा है, इतना बड़ा बच्चा जब वहां से बाहर आ रहा है तब भी वजाइना लूज नहीं होता है। वजाइना इज हाईली इलास्टिक इन बिहेवियर, इट कैन कम बैक टू इट्स नॉर्मल शेप एंड स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली, वापस आ जाता है। तो जब बच्चा निकलने के बाद भी वजाइना नॉर्मल हो रहा है, तो सिर्फ ये पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स की वजह से वजाइना लूज होना इज एब्सोल्यूट मिथ। तो ये वजाइनल टाइटनिंग, नो डाउट टाइटनिंग इज रिक्वायर्ड बाय मेनी ऑफ पेशेंट फॉर डिफरेंट रीजंस। क्या क्या रीजन हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फीमेल इज मूविंग टूवर्ड्स मीनोपॉज 40-45, है ना, तो उसमें हार्मोनल शिफ्ट के वजह से है ना कोलाजन लॉस शुरू होता है, एजिंग जिसको बोलते हैं। हम देखते हैं ना एज के साथ हमको रिंकल्स वगैरह आना चालू हो जाता है, व्हाई इट इज बिकॉज कोलाजन लॉस। तो वजाइना भी मसल्स ही है, वहां का भी कोलाजन लॉस होने के वजह से वजाइना स्टार्ट बिहेविंग लूज। उस वक्त वजाइनल टाइटनिंग के बारे में सोच सकते हैं। वजाइनल लैक्सिटी के कारण या वजाइनल लूजनेस के कारण फीमेल सफर लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ऑर्गेज्मिक डिसफंक्शन सिंड्रोम, है ना, वो फील नहीं आना ड्यूरिंग पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स, या वजाइनल मसल्स लूज होने की वजह से फीमेल लीक करती है, यूरिन लीक, कफिंग, स्नीजिंग, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग करते हैं, जोरों से हंस देते हैं तो यूरिन लीक हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ वजाइनल लूजनेस। वजाइना लूज होने की वजह से वहां का पीएच डिस्टर्ब होता है, बिकॉज ऑफ दैट पेशेंट स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग पेनफुल इंटरकोर्स, ड्राई रहता है वजाइना। उन चीज़ों के लिए वजाइनल टाइटनिंग या वजाइनल रिजुनेशन यू कैन एक्सपेक्ट। बट मेरा प्रीवियस सेक्सुअल हिस्ट्री है, अभी मैं किसी और के साथ जाके शादी करने वाली हूँ, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि ऐसा मेरा प्रीवियस हिस्ट्री है, उसके लिए वजाइना टाइटनिंग करना इट्स एब्सोल्युटली अनएथिकल। और बेसिकली वजाइना लूज होता ही नहीं है सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से। इतना बड़ा मिथ बस्ट कर दिया ना आपने अभी। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिटी में ये मिथ, ये टैबू अभी भी है कि सेक्स की वजह से वजाइना लूज होता है ना। आप रोज सेक्स करोगे तो भी वजाइना लूज नहीं होगा। फिर जैसे आपने बताया कि कोलेजन लॉस होने के कारण वो मसल कम वीक हो जाती है, हाँ। तो उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं फिर? देयर आर 2-3 ऑप्शंस। ओके, एक तो सबसे पहले आप लाइफस्टाइल को करेक्ट कर लो, एक्सरसाइजेस करो, अच्छा प्रोटीन ऑप्टिमाइज करो अपने डाइट में, कीगल्स एक्सरसाइजेस करो जिसकी वजह से कंप्लीट पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेन होगा, मसल हाइपरट्रॉफी होगी, मसल में स्ट्रेंथ क्रिएट होगी, तो वजाइनल टाइटनिंग आपको मिल जाएगा। सेकेंड इज नॉन सर्जिकल, कुछ लेजर्स है मार्केट में अवेलेबल कि जिसके वजह से हम नॉन सर्जिकली वजाइनल टाइटनिंग कर सकते हैं बिना सर्जरी के, लेकिन अप टू सर्टन ग्रेड्स। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा लैक्सिटी है, बहुत ही ज़्यादा लूजनेस है, तो हमें सर्जिकल ऑप्शन चूज करना पड़ता है, जैसे सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी, पोस्टीरियर कॉल्पोपेरिनियोग्राफीज, ऐसी कुछ सर्जरीज है जो बड़ी सिंपल सर्जरीज है, उनसे भी हम ये वजाइनल टाइटनिंग कर सकते हैं। पीसीओडी और पीसीओएस ये क्या होता है और क्या डिफरेंस होता है इन दोनों? सीता गीता है ना। पीसीओडी, पीसीओएस दोनों एक ही बीमारियां हैं,
पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है, एक ही है, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। बट इसमें होता यह है कि जो यूटेरस है, यूटेरस के बाजू में 2 ट्यूब्स होती है, फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स को 2 ओवरीज अटैच होती है, ठीक है, जहाँ से एग्स बनते हैं। तो उस ओवरीज के ऊपर छोटी 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 गठाने आ जाना, फॉलिकल्स डेवलप हो जाना, दैट इज कॉल्ड पॉलीसिस्टिक सिस्ट, छोटी छोटी सिस्ट। सो वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज आर बेसिकली कॉजिंग एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि ओवरीज का काम सिर्फ अंडे बनाना नहीं है फॉर कंसीविंग बेबी, उसमें से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जो हार्मोन्स हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो अगर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर्स है तो वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, जिसके वजह से फीमेल सफर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी, देन फेशियल हेयर्स, अकैंथोसिस, नेप ऑफ नेक काला होना, अंडर आर्म काला होना, बिकनी एरिया हाइपर पिगमेंटेड होना, लॉट ऑफ थिंग्स, हेयर फॉल, बहुत सारी चीज़ें। तो पीसीओडी एक ऐसा डिसऑर्डर है जो बहुत कॉमनली मिल रहा है आज के तारीख में यंग गर्ल्स में, एंड विच इज बेसिकली ट्रबलिंग फीमेल अ लॉट मीन्स बहुत ज़्यादा। फिर इसके प्रिकॉशन मेजर्स क्या है? लाइफस्टाइल करेक्शन। देखो, पीसीओडी को मैनेज करने के लिए 3 लाइन्स ऑफ ट्रीटमेंट है। आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओडी, सबसे प्राइमरी एडवाइस उनका होता है कि बाबा लाइफस्टाइल करेक्ट करो, ठीक है, वेट लॉस करो, डाइट पे कंट्रोल करो, एक्टिव एक्सरसाइजेस करो, शुगर बेसिकली कट डाउन कर दो, शुगर, लैक्टोज रिच फूड, ग्लूटेन फ्री डाइट, ये अडॉप्ट करो अपने रेगुलर डाइट प्रोटोकॉल में। अनलेस एंड अनटिल आप वेट लॉस नहीं करेंगे, अनलेस एंड अनटिल आप एक्टिव लाइफस्टाइल में नहीं जाओगे, आप पीसीओडी के लिए कुछ भी कर लो, पीसीओडी रिवर्ट नहीं होना है। सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है एचआरटीज, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज, हार्मोन थेरेपीज। लेकिन ऑलरेडी पीसीओडी के कारण, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण आपका वेट बढ़ते जा रहा है, ऊपर से हार्मोन्स आ गए अभी, तो हार्मोन्स भी आपको वेट गेन कराते हैं। तो दैट इज एन टेम्पररी ऑप्शन। थर्ड होता है पीसीओडी ड्रिलिंग सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक एक सर्जरी होता है जिसमें हम वो सिस्ट को ड्रेन कर देते हैं, ठीक है, उनमें जो भी फ्लूइड जमा होता है उसको ड्रेन कर देते हैं। बट उसमें से भी रिकरेंस हो सकता है अगर आप लाइफस्टाइल को करेक्ट नहीं कर रहे हो। और पीसीओडी की वजह से सबसे बड़ा जो कॉम्प्लिकेशन है दैट इज इनफर्टिलिटी, बच्चा पैदा ना होना या बच्चा पैदा करने की ताकत नहीं रहना। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीसीओडी। इसके लिए आई मस्ट एडवाइज ऑल यूथ, ऑल यंग गर्ल्स कि स्टॉप ईटिंग जंक, एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करो और गुड ईटिंग हैबिट्स को फॉलो करो। ये फिर क्या कंप्लीटली रिवर्सिबल हो सकता है? 100%, 100%। इवन थायराइड, पीसीओडी आर कंप्लीटली रिवर्सिबल डिसऑर्डर्स, लाइफस्टाइल करेक्ट होता है तो। स्टॉप बीइंग पापा की परिया। पीरियड्स में सेक्स करना सही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, लेकिन थोड़ा सा पीरियड में सेक्स करने के वजह से इफ़ यू आर इंटीमेटिंग विथ मल्टीपल पार्टनर्स तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड थिंग, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वाई यू वांट टू इंटीमेट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, क्योंकि ऑलरेडी फीमेल सफ़र कर रही होती है उसमें, बिकॉज एग्जॉस्टेड रहते हैं, हार्मोन्स डिस्टर्ब रहते हैं, मूड स्विंग्स रहते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। तो उसके वक्त आपको सेक्स यानी पेनिट्रेटिव सेक्स क्यों ही करना है? हाँ, यू कैन, सेक्स इज नॉट ओनली अबाउट पेनिट्रेशन, कडलिंग इज ऑल्सो सेक्स, हगिंग इज ऑल्सो सेक्स, किसिंग इज ऑल्सो सेक्स। सो आप बाकी कर सकते हो, पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स भी कर सकते हो, बट यू कैन अवॉइड दिस 3, 4, 5 days टू अवॉइड दिस कॉम्प्लिकेशन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या लोकलाइज्ड इन्फेक्शन, या फिर अननेसेसरी फीमेल को सफ़र कराना जस्ट बिकॉज ऑफ यूअर डिज़ायर, ये आप अवॉइड कर सकते हो। लड़कियों ने कैसे सेक्सुअल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए? सेम लाइक मेन, टैप वाटर से वॉश करो बस,
मैंने देखा है यंग लड़कियों को मेरे पास आते हुए कि सर मुझे वाइट डिस्चार्जेस के प्रॉब्लम हो रहे थे, मैंने 2-3 डॉक्टर को दिखाया, फाइल्स लाते, बंच ऑफ फाइल, सारी टेस्ट कराए हैं, सब टैबलेट ले लिया, वजाइना में रखने वाली गोलियां भी रखी, पेसरीज, स्टिल वो कुछ दिन के लिए ठीक रहता है, वापस से चालू होता है। तो रीज़न बहुत बार पूछने के बाद पता चलता है कि दे आर यूजिंग सर्टन केमिकल वॉशेस। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, दैट वुड बी कमर्शियल वन, बट बहुत फेमस है कोई वॉश, है ना, तो वॉश, स्प्रेज, लोशन, दीज प्रोडक्ट्स, ये लोग है ना, दीज आर डूइंग बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस है, बिलियनियर कंपनीज बन चुकी है ये सब, क्योंकि ये डिस्प्ले कराते हैं सारी चीज़ों को, लेकिन ये नहीं डिस्प्ले कराते कि इसको यूज़ किस तरीके से करना है। और लड़कियां, यू नो दैट गर्ल्स आर फैंटेसाइजिंग ऑल द टाइम, उनको आज भी ये लगता है कि उनका आने वाला दूल्हा घोड़े पे बैठ के ऐसा वैसा चांद पे ले जाने वाला, सो फैंटेसी, एंड दैट इज प्रीटी नॉर्मल, गर्ल्स आर सराउंडेड बाय फैंटेसीज एंड दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल फिनोमिना। तो वो इन चीज़ों से भी फैंटेसाइज्ड हो जाती है। तो फिर वो ये वॉशेस लाइक फेस वॉश जैसे रोज कर रही है, तो इंटीमेट वॉश भी रोज, तो दैट डिस्टर्ब द पीएच ऑफ वजाइनल कैनाल। वजाइना इज अ सेल्फ क्लींजिंग ऑर्गन, यू नो, उसमें कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो वजाइना को हमेशा क्लीन रखते हैं। इस तरीके के वॉशेस यूज करने के वजह से वजाइनल पीएच डिस्टर्ब होता है, वो बैक्टीरियाज मर जाते हैं, वजाइना क्लीन नहीं रहता है और वो बहुत प्रोन हो जाता है इन्फेक्शन के लिए। तो अगर फीमेल को इंटीमेट केयर करना है, इंटीमेट हाइजीन मेंटेन करनी है, सिंपल टैप वाटर से वॉश करो या फिर माइल्ड सोप वाटर यूज करो, दैट्स इनफ फॉर कीपिंग देयर इंटीमेट एरिया क्लीन। ऐसे कौन से प्रोडक्ट अवॉइड करने चाहिए जो बहुत काफ़ी मार्केटिंग गिमिक के कारण लोग यूज़ करते हैं? वॉश जो सबसे फेमस है, इसको तो अवॉइड ही करो। वंस इन अ वाइल यू कैन यूज, मीन्स कभी नहीं तो उसको भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। टैप वाटर और सिंपल माइल्ड सोप वाटर इनफ। परफ्यूम्स, इंटीमेट परफ्यूम्स के पीछे लगना ही नहीं है। क्यों लगना है? मीन्स आपको आपका इंटीमेट एरिया अपोजिट पार्टनर को गुड स्मेल करे तो वो क्या तालियां बजाने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सी, दिस इज ऑल बुलशिट। मीन्स नहीं करना चाहिए ये परफ्यूम्स एंड स्प्रेज। एंड कभी कभी तो आती है लड़कियां कि मेरे मम्मी ने बताया वहां पे हल्दी और बेसन का पेस्ट लगा तो वो एरिया गोरा हो जाएगा। नहीं, आइस लगा, ठंडा रख, क्यों रखना है? सॉफ्ट ड्रिंक है। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। वजाइना इज सेल्फ क्लींजिंग ऑर्गन, वो खुद का ख्याल खुद रख सकता है। फीमेल ऑर्गेज्म कैसे होता है? देखो, ऑर्गेज्म या एक्साइटमेंट क्रिएट करना एक फीमेल में, अगर इफ यू आस्किंग मी एज अ मेन, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अ गुड इंटीमेसी हैबिट्स। मैंने कुछ पेशेंट से, कुछ मेरे फ्रेंड्स से भी, बीइंग इंटीमेट हेल्थ एक्सपर्ट, बहुत सारे मेरे फीमेल फ्रेंड्स भी मेरे साथ ये सब चीज़ें डिस्कस करती है कि देयर हस्बैंड्स ड्रिंक करके आते हैं और ड्रिंक करके आने के बाद फिर इंटीमेसी की कोशिश होती है और सिर्फ पेनिट्रेशन करते हैं और ख़त्म, सो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, इंटीमेसी इज बेसिकली should be enjoyed by both the partners। एक मूवी है इंटीमेसी। मूवी देखने जाते हैं तो स्टार्ट, गाने बज रहे हैं, ब्रेक हो रहा है, इंटरवल हो रहा है, फिर और गाने चल रहे हैं, फिर क्लाइमैक्स हो रहा है, ये सब होता है ना। डायरेक्ट द एंड पे तो नहीं आते हम मूवी में। तो इंटीमेसी इज ऑल्सो लाइक अ मूवी। इसमें बातें होनी चाहिए, इसमें वो रोमांटिक एटमॉस्फेयर होना चाहिए, है ना, इसमें कडलिंग होनी चाहिए, किसेस होने चाहिए, फोर प्ले होना चाहिए। सब मुझे फोर प्ले यानी वजाइनल लीकिंग या फिर ओरल जॉब पसंद नहीं है, ठीक है, नहीं पसंद, बहुत लोगों को नहीं पसंद आता है, दे डोंट फील इट गुड, बट जरूरी नहीं है कि उसी से ही उसी को फोर प्ले कहा जाए।
टचिंग सम सेंसिटिव एरियाज, नेक, बिहाइंड ईयर, गुड किसिंग हैबिट्स, इससे भी फोर प्ले, इससे भी ऑर्गेज्म क्रिएट किया जा सकता है. और बेसिकली अगर पॉर्न अगर आप देखते हो, ऑलमोस्ट सभी लोग देखते हैं, सब नहीं देखा है पॉर्न, तो आपने अगर देखा होगा तो एक मेल पार्टनर वजाइना में एक फिंगर डाला हुआ होता है उसने, एंड विद द टंग ही इज लीकिंग समथिंग ओवर देयर. तो फीमेल इंटीमेट एरिया में दो पार्ट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और वो फीमेल को काफी ज्यादा एक्साइट कराते हैं. वन इज क्लाइटोरिस, सेकंड वन इज जी स्पॉट, दैट इज कॉल्ड ग्राफनबर्ग स्पॉट. यहाँ पे नेचुरली भगवान ने इस दो स्पॉट को सेंसेशंस काफी ज्यादा दिए हैं. और ये कहाँ होते हैं? क्लाइटोरिस होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में. एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो होता है लिबिया मेजोरा माइनोरा, वहाँ पे एक छोटा सा पी शेप साइज ऐसा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड क्लाइटोरिस. और जी स्पॉट जो होता है वो वजाइना में होता है. वजाइना अगर वजाइना गोल है तो अगर इसको क्लॉक की तरह पकड़ा जाए तो 12 बजे के पोजीशन में करीबन 1 सेंटीमीटर अंदर वो जी स्पॉट होता है, ग्राफनबर्ग स्पॉट. तो वो जो पॉर्न में देखते हैं अपोजिट पार्टनर इज पुटिंग द फिंगर इनसाइड एंड स्टार्टिंग स्टिमुलेटिंग समथिंग, तो वो ग्राफनबर्ग स्पॉट को स्टिमुलेट करता रहता है, जिससे फीमेल में एक्साइटमेंट बढ़ती है. और वो नेचुरली फीमेल वजाइना में ल्यूब्रिकेशन क्रिएट करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि वजाइना से ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड्स जो है वो म्यूकोजल फ्लूइड वो आते हैं, तो वजाइना बिकम नेचुरली ल्यूब्रिकेटेड होता है ना. बहुत बार कपल कंप्लेंट करते हैं कि हमारा पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स पेनफुल होता है, आई फेल्ट इट वेरी ड्राई, क्योंकि आप में प्रॉपर फोर प्ले नहीं हो रहा है, नेचुरल ल्यूब्रिकेशन नहीं आ रहा है. फिर हमको कुछ ल्यूब्रिकेंट जेल्स वगैरह प्रेस्क्राइब करने होते हैं, बट many of times with the help of good foreplay the natural lubrication gonna occur which helps you in good friction during the penetrative intercourse, जो painful नहीं होता है. and you आपका इंटरकोर्स जितना कम पेनफुल रहा उतना वो मजेदार होता है. तो फोर प्ले इंपॉर्टेंट है. फीमेल में ऑर्गेज्म क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है, फीमेल को एक्साइट करना इंपॉर्टेंट है. इसके लिए फोर प्ले, किसिंग, कडलिंग, गुड टॉकिंग, रोमांटिक एटमॉस्फियर ये जरूरी है. और फीमेल को भी उतना ही जरूरी है कि अगर अच्छा इंटीमेसी चाहिए तो अपोजिट पार्टनर जो है मेल पार्टनर उसको भी सेटिस्फाई करना. एक फीमेल रात को डिनर पका के आ गई, शॉवर भी नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, और वैसे ही सो रहे, और अपोजिट पार्टनर जब इंटीमेट होने गया है तो देख रहा है कि सारा कुकिंग का स्मेल है बॉडी से, वो मूड ही नहीं बनता है ना. इसलिए आई टोल्ड यू कि कपल ऑफ टाइम शॉवर इन अ डे, स्पेशली बिफोर गेटिंग इंटीमेटेड, गुड शॉवर, गुड फ्रेग्रेंसेस, स्प्रेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी इंटीमेसी के लिए. ये जो सीमन होता है और जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है, क्या उस चीज का टेस्ट चेंज हो सकता है? टेस्ट चेंज हो सकता है, होता है बहुत बार, अगर हैबिट सही नहीं है. अल्कोहल पी के अगर मेल पार्टनर है, दे आर इंटीमेटिंग, तो इसका सीमेन का टेस्ट चेंज हो सकता है, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ अल्कोहल वुड मिक्स अप विथ योर सीमेन, और समाइनल वेसिकल फ्लूइड जो होता है उससे मिक्सअप हो सकता है. बहुत बार ओबेसिटी के वजह से भी ये सब चीज़ें होती है, अच्छा ईटिंग हैबिट नहीं है उसके वजह से भी टेस्ट चेंज हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहता है टेस्ट में, यानी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है. यूजुअली कितने इंटरवल में सेक्स करना हेल्दी होता है? ऐसा कुछ नहीं, रोज करो. इट इज सेक्स, इट्स इंटीमेसी, बोथ आर रेडी विथ वैलिडेटिंग कॉन्सेंट. अगर आप रेडी हो तो रोज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिन में 4 बार करो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. बट वही है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए. वाइफ टायर्ड है, हस्बैंड हैज डिजायर्ड, फिर क्या, मजा नहीं आएगा. वाइफ एक्साइटेड है, हस्बैंड आज थका हुआ है काम से, तो वो जबरदस्ती वाला सेक्स करने में कोई सीन नहीं है, मजा नहीं है. इट शुड बी डन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स, तो जाके वो इंटीमेसी सही रहेगी. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अभी एक कपल है तो
उनका डिज़ायर एक दूसरे से रिलेटेड या एक दूसरे को लेके कम होने लग जाता है थोड़े टाइम के बाद, तो वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसको कैसे हेल्दी रख सकते हैं? देखो यार, ये है ना, साइकोलॉजिकल है, सब्जेक्टिव है कि अब फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा अगर मेन और वीमेन का कंपैरिजन किए तो इस पे डेटा भी है, इस पे रिसर्चेस भी है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मेल में बेसिकली देखे जाते हैं 45 ईयर्स प्लस में, और फीमेल में देखे जाते हैं बिटवीन 35 to 45 ईयर्स। क्यों? इसके रीजन पता है कि बिटवीन 35 to 45 ईयर्स ऑफ एज फीमेल इज मोस्टली अ स्टेबल फीमेल, मीन्स ऑलमोस्ट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने अपने जगह पे सेट हो गई रहती है। बच्चे स्कूल जाना चालू, सास ससुर का सब सेट हो गया रहता है, सब सारी चीज़ें। तो वो है ना, उस वक्त पे द फीमेल यूज टू बी वेरी मच स्टेबल। और 35 to 45 ईयर्स ऑफ एज जो होता है मेन का, वो यूजुअली आपने देखा होगा कि वो स्ट्रगलिंग फेज होता है, स्ट्रगलिंग फेज या फिर लाइफ को सेटल करने का फेज। उसकी प्रायोरिटीज अलग होती है, बिजनेस सेटल करना है, फाइनेंशियल थिंग्स को सेटल करना है, ये सब सेटल करना है, तो उसके लिए प्रायोरिटीज वो बन जाती है। और फीमेल सारी चीज़ें सेटल हो जाती है तो उसके लिए प्रायोरिटीज क्या होती है कि मेरे पार्टनर ने मुझे अटेंशन देना चाहिए। इस सिनेरियो में अगर कहीं ऊपर नीचे हो गया तो चीज़ें बिगड़ती जाती है। फीमेल स्टार्टेड फाइंडिंग इट समवेयर एल्स, और 45 ईयर प्लस में मेल स्टार्टिंग इट फाइंडिंग आउट समवेयर एल्स। तो देखो, मेन या फीमेल एक दूसरे को, आपने जो बोला है कि धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होता है, ऐसा नहीं है, वो तो साइकोलॉजिकल है, आपने लेना कम किया है। अगर आप आपके पार्टनर को आज भी वैसे ही देख रहे हो जिस टाइम आपने उसको पहली बार देखा था, तो वो इंटरेस्ट क्यों कम होगा? आप अगर आपकी प्रायोरिटीज जो आप बोल रहे हो, सो कॉल्ड प्रायोरिटीज, बिजनेस सेटल करना है, करियर सेटल करना है, बच्चों का एजुकेशन, ये वो चीज़ों को, अगर इन सब चीज़ों को अपनी लविंग लाइफ से अलग रखोगे तो ही चीज़ें पॉसिबल है। और वाइफ का बीइंग अ मेन बहुत ज़्यादा उनके डिज़ायर्स नहीं होते, है ना। एक ट्रांसपेरेंट रिलेशन, एवरी ब्यूटीफुल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अ गुड इंटीमेसी प्रैक्टिसेस, गुड बेड टाइम, है ना, ये चीज़ें इनफ है उनके लिए। हम क्या करते हैं, रात को घर आए, फ्रेश हुए, खाना खाए, बच्चों के साथ खेले, बेड पे गए, वाइफ अपना मोबाइल स्क्रॉल करती रहती है सोशल मीडिया पे, हम अपना मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, सो जाते हैं। कम्युनिकेशन कहाँ है? कम्युनिकेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और एक्साइटमेंट को कैसे मेंटेन रखा जा सकता है? एक्साइटमेंट को, अभी ना मेरे पास एक कपल आया था, एंड कंप्लेंट ऑफ मेल पार्टनर इज माई वाइफ इज नॉट हैविंग लिबिडो, नॉट गेटिंग लिबिडो। जब मैंने वाइफ को सेपरेटली काउंसलिंग में पूछा था तो शी इज़ लाइक कि मुझे सब समझता है, मुझे लिबिडो है, मुझे ऑर्गेजम्स आते हैं। तो जब मैंने दोनों को काउंसलिंग करने के लिए, हिस्ट्री लेने के लिए बुलाया, तो ऐसा हो रहा था कि मेल रियली वांट समथिंग न्यू, और फीमेल पार्टनर जो है, जो वाइफ है, वो सिर्फ पड़ी रहती थी बेड पे, पड़ी रहती थी इन द सेंस नो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज ऑफ कमिंग फ्रॉम सम विलेज, छोटे गांव से वगैरह आई थी, या फिर उसको उतना एक्सपोजर नहीं था, ये सारी चीज़ों को समझ नहीं थी, या वो देखी नहीं थी, इसकी वजह से। तो एक्साइटमेंट को मेंटेन रखने के लिए जो इंटीमेसी प्रैक्टिसेस है, पोजीशंस, फोर प्ले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही पोजीशन में, आप चेयर पे बैठे हो, एक पोजीशन में बैठे हो, आप भी बोर हो जाओगे ना, पैर भी बोर हो जाते हैं, चींटी आनी चालू हो जाती है। तो इंटीमेसी में भी एक ही पोजीशन को बार बार आप करते रहोगे तो आप भी इंटीमेसी से बोर हो जाओगे। यू आर सपोज टू मेक इट समथिंग इंटरेस्टिंग, करो ना। ये दिखाए क्यों जाते, ये पॉन बनते क्यों है? आपको रेफरेंस देने के लिए ही। हैव अ चॉकलेट बाथ, फ्रूट्स का यूज करो, आइस का यूज करो, मेक इट बिट इंटरेस्टिंग, कैंडल्स जलाओ, फ्रेग्रेंट कैंडल्स। तो ये
हेल्प करती है वो एक्साइटमेंट को मेंटेन रखने के लिए। रोल प्ले भी हेल्प कर सकता है। रोल प्ले इन द सेंस, यानी एक कैरेक्टर, अलग अलग कैरेक्टर्स बन के आते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आउटफिट भी हेल्प करते हैं, लिंजरीज जो है वो भी। देखो, अगर आप में उतना वो कीड़ा है, आप वो इंटीमेसी को उतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो ये पॉसिबल है। अब समझ लो आपकी वाइफ कोई ब्यूटीफुल सी रेड चेरी कलर लिंजरी पहन के आई है एंड शी वांट टू गेट इंटीमेट विथ यू, हैंडकफ्स लाया है, आपका हैंडकफ से बांध दिया हाथ एंड ऑल। अगर हस्बैंड इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये क्या कर रही है, छोड़, क्या फालतू बना है, हो गया, उसने करी धरी मेहनत पे पानी फिर गया। तो इन्वॉल्वमेंट जरूरी है और ये दोनों ने करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, तब जाके वो एक्साइटमेंट बनी रहेंगी। अदरवाइज नॉर्मल इंटीमेसी तो दुनिया कर रही है और उसके फल भी दुनिया भोग रही है ना। मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है? मेल ऑर्गेजम्स जो होते हैं वो बड़ी जल्दी सेटल हो जाते हैं, यानी दैट इज अ साइंटिफिक। वो जो ग्राफ है दैट इज वेरी साइंटिफिक। पीक आता है, पीक इजैकुलेशन के बाद वो पीक सेटल हो जाता है। फीमेल में पीक तो आ जाता है, लेकिन वो ऑर्गेजम पीक को जो सेटल होना है वो बहुत स्लांटिंग ग्राफ है। फीमेल को सेटिस्फाई होने के लिए, ऑर्गेजम सेटिस्फाई होने के लिए वक्त लगता है। और वो मेल को समझना चाहिए कि वो तो सेटिस्फाई हो गए इजैकुलेशन के बाद, व्हाट अबाउट फीमेल? दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि फोर प्ले, आफ्टर प्ले भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इजैकुलेट हो गया, हस्बैंड भग गया वॉशरूम में, वॉश करके आ गया, कंबल पकड़ के सो गया, नहीं, आफ्टर प्ले भी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर प्ले हगिंग, कडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट ऑल्सो हेल्प्स इन सेटलिंग द ऑर्गेजम इन फीमेल। तो कैसे मैच किया जा सकता है दोनों के ऑर्गेजम को? नहीं, मेल ऑर्गेजम को मैच करने की जरूरत नहीं, वो तो आदमी बड़े संतुष्ट प्राणी है, वो जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। फीमेल को मैच करना जरूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आफ्टर केयर या आफ्टर प्ले इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कि आप इजैकुलेट हो जाओ, आपके इरेक्शन चले गए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू स्टार्ट कडलिंग, यू स्टार्ट किसिंग, यू स्टार्ट टेकिंग हर इन योर आर्म्स। आप फिंगर्स का हेल्प करो, सेंसिटिव एरियाज को टच करो, वहाँ से एक टिंगलिंग सेंसेशन लेके आओ फीमेल में, मच इंपॉर्टेंट। आफ्टर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फोर प्ले इंपॉर्टेंट है, आफ्टर प्ले इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आइडियल टाइम क्या होता है फीमेल ऑर्गेज्म का? कोई टाइम नहीं, कोई टाइम नहीं है। इंटीमेसी को मेजर करने का कोई भी मेजरमेंट नहीं है इस दुनिया में, कोई मेजरमेंट नहीं है। वही तो एक फीमेल पार्टनर रात भर भी सेटिस्फाई ना हो या 10 मिनट में सेटिस्फाई हो, दैट इज ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, कि आप कितना स्किलफुल हो इंटीमेसी में, है ना। आप किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हो अपनी वाइफ को या अपने पार्टनर को, इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे हमने बोला कि एक पार्टनर को लिबिडो हो रहा है और एक पार्टनर को नहीं हो रहा है, तो अगर जिसको नहीं हो रहा है तो जिसको हो रहा है उसने क्या करना चाहिए? लिबिडो लाने की कोशिश करनी चाहिए, फोर प्ले करा के, स्टिमुलेट करा के, क्लाइटोरल स्टिमुलेशन से जी स्पॉट को स्टिमुलेट करके कोशिश करानी चाहिए कि वो लिबिडो आए। नहीं तो यू बेटर कंसल्ट सेक्सोलॉजिस्ट, यू बेटर कंसल्ट इंटीमेट हेल्थ एक्सपर्ट, जो कोशिश करेंगे, जो पता करेंगे कि लिबिडो क्यों नहीं आ रहा है, कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है क्या, अगर है तो उसको सेटल कराएंगे। अगर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स नहीं है और लग रहा है कि जी स्पॉट या क्लाइटोरिस यहाँ के सेंसेशन डिमिनिश हुए, जो वेरी कॉमनली देखा जा रहा है अभी पोस्ट प्रेगनेंसी फीमेल में, पोस्ट प्रेगनेंसी जी स्पॉट और क्लाइटोरिस के सेंसेशन होते हैं वो सिग्निफिकेंटली डिमिनिश्ड होते हैं। तो इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट्स है, जैसे ओ शॉट हो गया या जी स्पॉट एनहांसमेंट हो गया, क्लाइटोरल एनहांसमेंट हो गया, पीआरपी हम इंजेक्ट करते हैं या फिलर्स हम इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये सेंसेशन इमीडिएट बेसिस पे रिगेन होते हैं, दैट इज कॉल्ड रिजुनेशन। तो ये आप कर सकते हैं, दैट इज वेरी नेचुरल। पेशेंट का ही ब्लड होता है, पेशेंट के ब्लड में से हम पीआरपी सेपरेट कर रहे हैं और पीआरपी के इंजेक्शन वहाँ पे हम इंजेक्ट करते हैं, एंड दैट इज द ऑफिस टाइम प्रोसीजर ओनली, यू कैन इमीडिएटली गेट इट डन एंड यू कैन गेट बैक टू योर वर्क इमीडिएटली आफ्टर योर प्रोसीजर। तो वो करने से भी काफ़ी ज़्यादा रिजुनेशन होता है, सेंसेशन एनहांसमेंट होता है, वेरी कॉमनली प्रैक्टिसिंग ग्लोबली, दुनिया में की जा रही है सारी चीज़ें।
दो पार्टनर्स के बीच में कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो बहुत लैकिंग है आज की कम्युनिटीज़ में। और वो कैसे करना चाहिए? कैसे क्या? सिंपल, यू द वे यू आर मीन्स इफ यू आर ए एम्प्लॉय, द वे यू आर कम्युनिकेटिंग विथ योर कलीग और योर बॉस, ऐसा समझ लो घर पे तुम्हारी वाइफ बॉस है। बताओ उसको आज दिन का आपका शेड्यूल क्या है, बताओ। जैसे मेरी वाइफ, हम दोनों एक ही चैम्बर में बैठते हैं, हम दोनों में कम्युनिकेशन होता है। कोई भी पेशेंट आता है हर पेशेंट के बाद हमारा दोनों का डिस्कशन होता है उस पेशेंट से रिलेटेड। यहाँ से हम घर जाते हैं, हम क्लिनिक की चीज़ें या हमारी प्रैक्टिस की चीज़ें हम वहीं पे छोड़ देते हैं, फिर हमारा कम्युनिकेशन कुछ अलग होता है। सो आप बात करो, आपका दिन कैसे गया है, आज का दिन कैसा था, क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, फिनेंशियल डिस्कशंस, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करो पार्टनर, अपोजिट पार्टनर को। इन योर डिसीजन मेकिंग आप ऑल्सो इन्वॉल्व करो, गिव देम दैट सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंस। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ में अपनी पार्टनर के साथ। ऐसा नहीं है कि शी इज़ ओनली बीइंग ब्रॉट इनटू योर होम फॉर हाउस होल्ड थिंग्स, घर का काम करने के लिए, बच्चे संभालने के लिए और फिर रात को आपको सेटिस्फाई करने के लिए ही उसको घर पे लाया गया है। ये सोच बदलना ज़रूरी है। पोर्नोग्राफी देखने के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हो जाती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है यंग कम्युनिटी को, यूथ को, कि पॉर्न ये जो होता है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये एडिटेड मूवी है। वो लोग भी कंटिन्यू परफॉर्म नहीं कर सकते, वो भी इजैकुलेट कर ही लेते हैं। तो वो रीटेक्स होते हैं, रीटेक्स होके वो पूरा मूवी बनता है। तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत लाइए कि वो आधे घंटे का मूवी है, उसने आधे घंटे तक फॉल नहीं हुआ और मेरा 2 मिनट में फॉल हो गया। तो ये मत लाइए, इससे आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। एंजॉय इट एज अ मूवी, टेक रेफरेंसेस ऑफ पोजिशंस, हाउ दे आर इंटीमेटिंग, हाउ दे आर क्रिएटिंग द सीन्स, हाउ दे आर एंजॉइंग द इंटीमेसी, उसका एक रेफरेंस लीजिए। बट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत लाइए या उनको फॉलो करने की कोशिश मत कीजिए। सेक्सुअल इंटरकोर्स में कितने राउंड्स हो सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड्स कि आपका सेटिस्फैक्शन कैसा है, आपके अपोजिट पार्टनर का सेटिस्फैक्शन कैसा है। अगर एक सेटिस्फाइड होता है और सेकंड वन इज नॉट सेटिस्फाइड, तो आपने सेटिस्फाई कराने की कोशिश करनी चाहिए। मैं बोला सेटिस्फैक्शन मेल में जल्दी आ जाता है, फीमेल ऑर्गेजम को सेटिस्फाई करने के लिए वक्त लगता है और वो वक्त आपने देना चाहिए, मेल पार्टनर ने उसको देना चाहिए। इट नेवर बीन कैलकुलेटेड इन राउंड्स, कितने राउंड्स होने चाहिए वो। और जो बोलता है बहुत बार एक राउंड में भी फीमेल सेटिस्फाई हो जाती है, बहुत बार 4 राउंड्स भी लगते हैं, है ना। तो उसको बेसिकली मेजरमेंट मत बनाइए, या अगर दोस्त, बाजू वाला दोस्त, भाई मेरे तो 4 राउंड चलते हैं, तो उसके साथ कंपेयर मत कीजिए। योर इंटीमेसी शुड बी डन इन योर ओन वे, है ना। आप किसी की इंटीमेसी के साथ अपना इंटीमेसी एक्सपीरियंस कंपेयर नहीं कर सकते हो। मेल्स में स्टेमिना कहा जाता है काफी कि स्टेमिना कमजोर है, स्टेमिना स्ट्रांग है। तो एग्जैक्टली स्टेमिना होता क्या है ये? एग्जैक्टली स्टेमिना का अगर बहुत सारे लोगों में अलग अलग चीज़ें हैं स्टेमिना को कंसीडर करने के लिए, लेकिन स्टेमिना इज बेसिकली व्हाट यू कैन से कि आप परफॉर्म कैसे कर रहे हो, सेटिस्फाई कैसे कर रहे हो अपोजिट पार्टनर को। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उसमें आता है कि इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इनफ हार्ड इरेक्शंस, एक स्केल है दैट इज कॉल्ड EHS, इरेक्टाइल हार्डनेस स्कोरिंग सिस्टम, ठीक है। उसको बहुत बार तो टेक्निकली अगर पूछा जाए तो पेशेंट वोंट हेल्प टू गिव यू दैट सॉर्ट ऑफ आंसर, बट आप ही कंपेयर कर लो सिंपल में। 4 फूड प्रोडक्ट्स है। वन इज टोफू, यू नो टोफू, पनीर सॉर्ट ऑफ, वो स्पॉन्जी होता है। सेकंड वन इज बनाना बट पील्ड ऑफ बनाना, अंदर वाला। थर्ड वन इज अ कंप्लीट बनाना एंड फोर्थ वन इज कुकुम्बर। आप डिसाइड करो कि आपको इरेक्शन आने के बाद, आपका इरेक्शन आने के बाद पेनिस का हार्डनेस कैसा होता है। इनको अकॉर्डिंगली आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सिवियरिटी पता चलता है। अगर टोफू के समान सॉफ्ट है, दैट मीन्स यू आर हैविंग सीवियर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। सेकंड जो पील्ड ऑफ बनाना है
मॉडरेट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, थर्ड जो कंप्लीट बनाना है माइल्ड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, और कुकुम्बर समान है नो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, है ना। तो वो इम्पॉर्टेंट है समझना। अगर आपको प्रॉपर इरेक्शन नहीं आ रहे हैं या हार्डनेस उतना मेंटेन नहीं है तो आप सेटिस्फाई नहीं कर पा सकते हो। प्री मैच्योर इजैकुलेशन या अर्ली इजैकुलेट हो रहे हो तो आपका स्टेमिना पुअर है, तो आपको उसको ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। और इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस है जिससे ये ट्रीट होते हैं। तो स्टैमिना बेसिकली अ लैक ऑफ परफॉर्मेंस, यू कैन से इट्स कॉल्ड स्टैमिना, है ना। तो वो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस अवेलेबल है इसके लिए। रिवर्सिबल हो सकते हैं 100%, 100% रिवर्सिबल है। और ये प्यूबिक हेयर रिमूव करना चाहिए? अब इसके बारे में है ना बहुत सारे मिथ्स है, ठीक है। कोई XYZ इन्फ्लुएंसर्स को मैंने सुना है कि व्हाई यू वांट टू रिमूव हेयर, दोज आर गुड, दोज प्रोटेक्ट्स योर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ऐसा वैसा ये वो, व्हाई मेन वांट देयर अपोजिट पार्टनर्स प्यूबिक एरिया शुड बी क्लीन। अरे क्लीन, दैट ऑल सब्जेक्टिव। अगर फीमेल उसके वो हेयर्स के साथ कंफर्टेबल है रखे, दैट्स रियली डजंट मेक एनी डिफरेंस, बस वहाँ पे क्लीनलीनेस रखे। बहुत सारी फीमेल्स नहीं होती है उन हेयर्स से कंफर्टेबल, तो उसको रिमूव करे, दैट सिंपल। हाँ, अब रिमूव किस चीज से करे वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो उसमें एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। प्यूबिक या बिकनी हेयर रिमूवल मैं सेफ्टी वाइज बताता हूँ। सबसे सेफ क्या? सबसे सेफ लेजर हेयर रिडक्शन, ओके, दैट इज द मोस्ट सेफेस्ट वे। सेकेंड सेफेस्ट वे शेविंग, थर्ड सेफेस्ट वे बेसिकली कोई है ही नहीं ये दो के सिवा, वैक्सिंग और यूजिंग प्रोडक्ट्स लाइक हेयर रिमूवल क्रीम्स, वीट एंड ऑल, दैट मेक्स योर स्किन मोर सेंसिटिव। कि ये जो फिर लड़कियां जो बिकिनी वैक्स वगैरह कराती बेकार है, गलत है। बहुत बार तो होता है ना बिकनी एरिया बर्न हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट वैक्स। पूछ लो फीमेल को, गर्म होता है। अगर प्रोफेशनल्स की तरफ से नहीं किया या कुछ किया तो उसके लिए पेन भी, डिस्कम्फर्ट, क्योंकि वैक्स करते वक्त पुल्ड इट ना, तो वो हेयर्स तो निकलते हैं, जो सुपरफिशियल स्किन प्रोटेक्टिव बैरियर जो होता है स्किन का वो भी निकल जाता है। सो योर स्किन इज बिकम मोर प्रोन फॉर द पैथोलॉजीज। तो वैक्सिंग एंड यूजिंग हेयर रिमूवल क्रीम्स आर नॉट द एथिकल वे और गुड वे टू रिमूव योर हेयर्स फ्रॉम देयर, एंड दैट एरिया इज वेरी सेंसिटिव। बिकनी एरिया इज वेरी सेंसिटिव. So I would recommend, if you want to remove your pubic hairs, better choose laser hair reduction or simple shaving is the most safest ways of getting rid of your pubic hairs. Is it okay to feel horny every day? हाँ, 100% it is okay. That's not a problem, है ना. But opposite पार्टनर्स के ऊपर आपका हॉर्नी बिहेवियर को आपको लादने की जरूरत नहीं है. If you are horny and the opposite partner is bit normal or shy, you can turn up him or her into a horny one, but होना ही पड़ेगा तुमको हॉर्नी. मैं जितनी एक्साइटेड हूं या मैं जितने एक्साइटेड हूं तुमको उतना होना ही होगा. जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. और सेक्सुअल इंटरकोर्स मल्टीपल पार्टनर्स के साथ होना सही है या गलत है? प्रैक्टिकली अगर वो पर्सन कंफर्टेबल है मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कल्चरली या सोसाइटी वाइज एवरीवन आर हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस, बट साइंटिफिकली अगर बात की जाए तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस आर वेरी कॉमनली सीन इन द पर्सन हु आर हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स. अगर किसी को एसटीडी है तो आपको एसटीडी होने के चांसेस मैक्सिमम बन जाते हैं, और वो ट्रांसमिटेड है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है. सो मल्टीपल पार्टनर इंटरकोर्स और मल्टीपल पार्टनर सेक्स इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस. तो ये इसके लिए, ये साइंटिफिक रीजन के लिए आपने मल्टीपल पार्टनर्स नहीं रखने चाहिए, या यू बेटर use the protection for intimating with multiple partners
to avoid any sort of sexually transmitted infections. और ये अल्कोहल और स्मोकिंग वुमेन को कितना ज़्यादा इफेक्ट करती है? वुमन नहीं, दोनों को भी सेम ही इफेक्ट करती है. वुमेन नहीं, वी कांट बी जजमेंटल. ये दोनों गलत हैबिट्स है और दोनों को सेम वे से अफेक्ट करती है. ओके. चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो, चाहे वो सेक्सुअली हो, दोनों को सेम वे से ही अफेक्ट करती है. और एक काउंट्स कम होने का कोई रीजंस होते हैं? लॉट ऑफ रीजंस. हार्मोनल रीजंस आर देयर. AMH लेवल कम होना, फिजिकल ओबेसिटी, PCOD, ये सारी चीज़ें हैं. इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें हैं. उसके बाद अगर एंडोमेट्रियल चीज़ें, यूटेराइन चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें एग काउंट्स आपका कम हो सकता है. ऐसे कोई पेशेंट्स होते हैं जिनमें पेनिट्रेटेड इंटरकोर्स हो ही नहीं सकते? दैट इज़ कॉल्ड वजाइनिस्मस. उस बीमारी को वजाइनिस्मस कहते हैं. ये क्या होती है? वजाइनिस्मस ये ऐसी बीमारी है जिसमें ड्यूरिंग द अटेम्प्ट ऑफ पेनिट्रेशन, चाहे वो फिंगर हो या पेनाइल ऑर्गन हो, वुमेन इनवॉलंटरी मसल्स को टाइट कर लेती है बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ पेन. ठीक है, फियर ऑफ पेन, ओल्ड एक्सपीरियंसेस, सेक्स अब्यूज्ड, इसके वजह से फीमेल अनवॉलंटरी उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन पॉसिबल ही नहीं होता है. और करने की कोशिश करे तो इट्स बिकम सो मच पेनफुल कि बहुत बार फीमेल शॉक में भी चली जाती है ड्यूरिंग पेनिट्रेशन. वैजोवेगल शॉक बोलते हैं, यानी अनकॉन्शियस हो जाती है. फिर इसके सॉल्यूशंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग. ट्राई टू टेक आउट द फियर फ्रॉम दैट फीमेल पेशेंट. काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स आर इंपॉर्टेंट है. अभी जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है दैट इज़ पुटिंग इंजेक्शन बोटॉक्स, जो एक मसल रिलैक्सेंट है. तो हमें उस मसल्स में वो बोटॉक्स इंजेक्शन इंजेक्ट करना होता है, जिसकी वजह से मसल रिलैक्स होती है एंड पेशेंट कैन एक्सपीरियंस पेनिट्रेशन. एक बार पेनिट्रेशन हो जाए, डायलिटेशन थेरेपी एक होती है. एक बार फीमेल पेनिट्रेशन को एक्सपीरियंस कर ले एंड इफ द एक्सपीरियंस इज पेनलेस, वो वापस से वजाइनिस्मस में लैंड अप नहीं होते. मैंने बहुत सारे पेशेंट्स ट्रीट किए वजाइनिस्मस के, ट्रैवल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. इतने डिस्टर्ब्ड होते हैं क्योंकि वजाइनिस्मस से पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, उनका सीधा डिसीजन बन जाता है IVF का एंड ऑल. बट एक बार जब ये पेशेंट्स ट्रीट होते हैं, जब ये सक्सेसफुल पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स होता है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स के व्हाट्सएप कम्युनिकेशन है जिसमें उन्होंने मुझे UPT किट जो होती है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट की फ़ोटो भेजी है कि सर बिकॉज ऑफ यू वी आर बिकमिंग अ पेरेंट्स नाउ. सो दैट इज़ अ वेरी सेटिस्फैक्टरी और सेटिस्फाइड वाली फीलिंग है कि यू हैव सर्टनली चेंज समथिंग विच इज़ रियली means the partners or the couple has been lost all hope and eventually you have been there for them to take out that couple from that scenario and enjoying their intimacy normally. तो ये बहुत satisfactory feeling होती है किसी भी डॉक्टर के लिए. और ऐसा कौन सा टाइम है जहाँ पेशेंट्स वो सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं और उन्होंने वो टाइम पे डॉक्टर को दिखा देना चाहिए? फीमेल में अगर बात की जाए तो रिकरेंट वजाइनल इन्फेक्शन, वाइट डिस्चार्जेस हो गया, यूरिन लीक हो रहा है, आपको ऑर्गेजम नहीं आ रहा है, या फिर बेसिकली अनयूजुअल डिस्चार्जेस आ रहे हैं, वाइट कलर, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर डिस्चार्जेस फ्रॉम द वजाइना, आपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. मेल में यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म, यू आर हैविंग अर्ली इजैकुलेशन, यू बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर. जो डिफ़ॉल्ट ट्रीटमेंट बन चुका है, जो बेसिकली मिलना नहीं चाहिए ओवर द काउंटर यानी फार्मेसी काउंटर्स पे, लेकिन आज भी मिल रहा है, वाइग्रा वगैरह नाम का टैबलेट. मैं लिसनर्स को बताना चाहूँगा कि वाइग्रा जैसे सिल्डेनाफिल, टैडालाफिल, ये बेसिकली इनको कहा जाता है PDE5 इनहिबिटर्स. ये PDE5 इनहिबिटर्स जब मार्केट में आए थे ना,
ये वायग्रा वगैरह, सिल्डेनाफिल वगैरह, ये टैबलेट्स, ये बेसिकली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए आए ही नहीं थे। ये लाए गए थे पल्मोनरी हाइपरटेंशन, लंग से रिलेटेड हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। बट इसका एक साइड इफेक्ट दिखना मिला कि जिसकी वजह से पेशेंट को इरेक्शन आने चालू हो रहे, दैट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ दोस टैबलेट। तो अभी पूरी दुनिया में उसको चालू कर दिया कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ट्रीट करने के लिए। बट PD5 इनहिबिटर्स वोंट हेल्प यू इन ब्रिंगिंग द इरेक्शन। हाँ, वो इरेक्शन को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं, इरेक्शन खुद ही लाना होता है आपको। और लेकिन इन मेडिकेशंस के एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा है। न्यूज़पेपर में या हमने न्यूज़ में सुना होगा, एक कपल इंटीमेट होते होते हुए मेल पार्टनर को हार्ट अटैक आ गया। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस टैबलेट्स। लोग दारू पी लेते हैं और फिर ये टैबलेट ले लेते हैं, बीपी शूट अप होता है। कि अल्कोहल और वाइग्रा अगर साथ में लिए तो क्या वो जानलेवा बहुत हो डेडली सकता है, बहुत डेडली है। इमीडिएट बेसिस पे कभी बीपी शूट हो सकता है, या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है, बीपी ड्रॉप हो सकता है, वैस्कुलर हेडेक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद दिस टैबलेट्स। सो इट शुड बी रिस्की, इट शुड बी टेकन अंडर द प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन। और जो टैबलेट्स आती है जो प्रेगनेंसी को रोकती है, क्या वो रेगुलर बेसिस पे खाना सही है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है रेगुलर बेसिस पे, यानी रेगुलर बेसिस पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने की ज़रूरत ही नहीं आनी चाहिए। यू बेटर फॉलो द प्रिकॉशनरी इंटीमेसी मेजर्स ना। आप एक तो मेल है तो यूज कॉन्डम्स एंड ऑल, नहीं तो फीमेल है तो जब आपको पता है कि आपको कंसीव करना ही नहीं है फिलहाल, तो ये बेटर पुट कॉपर टी लगवा लो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके, सेफ है। फिर कर लो कितना भी इंटीमेसी, कितना भी इजैकुलेशन अंदर, तो भी आपको प्रेगनेंसी तो होनी नहीं है। ओसी पील्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पील्स बार बार लेते रहेंगे तो एसोसिएटेड रिस्क तो बनती है फॉर श्योर। और खुद से लेने में तो बाप रे, वी हैव ट्रीटेड अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जिनने खुद से ओसी पील्स लिए। वो आते हैं ना अनवांटेड 72 एंड ये ब्ला ब्ला ब्ला। देखो अवेलेबल है, काउंटर्स पे अवेलेबल है, लेकिन अगर वो लेने के बाद ब्लीडिंग हो रहा है और ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है, एसोसिएटेड एब्डोमिनल सीवियर पेन भी है, यू इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर। ये बहुत बड़ी इमरजेंसी बनती है, इसमें जान भी जा सकती है। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग है एसोसिएटेड विद सीवियर पेन इन एब्डोमेन, इमीडिएटली आपके डॉक्टर को आपने कंसल्ट करना चाहिए। जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, जैसे इजैकुलेट अंदर कर दिया किसी ने, तो उसके बाद क्या होता है कि वुमेन के साथ कभी कभी ऐसा होने लग जाता है कि उनको पीरियड्स पहले ही आ जाते हैं, थोड़े टाइम के पहले, और वो थोड़ा अलग टाइप के ब्लड फ्लो होता है और काफी पेनफुल पीरियड वाला साइकिल होता है। वो क्यों होता है? स्पॉटिंग यू कैन से, है ना, स्पॉटिंग होता है, यानी पीरियड्स आने के 1-2 दिन पहले हल्का फुल्का रेड स्पॉट्स दिखते हैं, दैट इज स्पॉटिंग। दैट इज प्रीटी मच नॉर्मल। नहीं, डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। वजाइनल डिस्चार्जेस कॉमन है, ठीक है, इट्स वेरी कॉमन। बट अगर ये पेनफुल है, ब्राइट रेड कलर्ड है, माइट बी एंडोमेट्रियोसिस रह सकता है, आपने कंसल्ट करके सोनोग्राफी करके आपके गायनेकोलॉजिस्ट को, यानी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, सोनोग्राफी करना चाहिए, एंडोमेट्रियोसिस इवैल्यूएट करना चाहिए, जो वेरी कॉमन है आज की वजह से, आज की तारीख में, जिसमें या फिर एडिनोमायोसिस नाम का एक डिसीज होता है, तो उसमें बहुत कॉमनली पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, अनयूजुअल डिस्चार्जेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन देखा गया है फीमेल में, और इसको ट्रीट करना चाहिए। नॉर्मल पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन कैन बी एक्सपेक्टेड। ब्लैक मीन्स डार्क ब्राउन colored blood clots are expected during the menstruation, but bright red color blood आ रहा है, पेन है, unusual discharges है, you better consult your gynecologist to rule out whether the patient is having endometriosis or adenomyosis. कभी सेक्स के तुरंत बाद में अगर वुमेन को ब्लीडिंग होती है तो ये नॉर्मल है? किस तरीके की ब्लीडिंग है उस पर डिपेंड करता है। स्पॉटिंग हो रही है, थोड़ा बहुत ब्लड आया है, इट्स ओके, बट प्रोफ्यूज्ड ब्लीडिंग है और कंटिन्यूअस, तो इट्स नॉट नॉर्मल। देयर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ इंजुरी इनटू द वजाइना, या यूट्राइन ब्लड आ रहा है, कुछ यूट्रस से आ रहा है, तो उसके लिए आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए, है ना।
स्पॉटिंग होता है, थोड़ा बहुत ब्लड स्पॉट्स दिखते हैं, दैट इज़ प्रीटी नॉर्मल, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है. प्रोफ्यूज ब्लीडिंग अगर बहुत होता है, स्प्लैश आ रहा है ब्लड का, तो आपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए. वुमेन की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को कैसे बर्स्ट किया जा सकता है, उन्होंने कैसे वो चीज़ को ख़त्म करना चाहिए? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से ना देखो किस किस्म की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है उस पर डिपेंड करता है. अभी है ना, मेरे पास आजकल यंग लड़कियां आती है, मोबाइल में एक रशियन या लेबनीज गर्ल का इंटीमेट एरिया का फोटो डाउनलोड करा के, और एक बहुत ट्रेंडिंग वर्ड चल रहा है कम्युनिटी में, दैट इज कॉल्ड डिजाइनर्स वजाइना, है ना. फोटो लेके आएंगे, सर आई वांट टू डिजाइन माय वजाइना लाइक दिस, बारबी डॉल मॉडल, मोनालिसा मॉडल. अगर आप सर्च करो तो आपको दिखेंगे गूगल पे, बारबी डॉल वजाइना, मोनालिसा मॉडल वजाइना. तो देखो दैट इज सब्जेक्टिव, है ना. ये रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी के अंडर आता है, कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. इफ एनीबडी वांट वी कैन डू, बट साथ में उनको ये भी बताना जरूरी है कि वॉट एवर शी इज हैविंग, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. उससे उसमें बदलाव लाने की या उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. अब विद द एज या आफ्टर प्रेगनेंसी कुछ चेंजेस दिखते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया में, यानी लेबिया जो होता है, आउटर लिप्स जो होते हैं थोड़े बड़े हो गए हैं या अनइवन है, असिमेट्रिकल है, उसको करेक्ट कर सकते हैं. माइनोराप्लास्टी, मेजोराप्लास्टी, ये सब चीजें करके करेक्ट कर सकते हैं सर्जरीज करके. लेकिन जिसमें सब कुछ नॉर्मल है, उसमें उसको अननेसेसरीली जस्ट बिकॉज कि थिंग्स आर फैंटेसाइज्ड नाउ, आपने वो नहीं करना चाहिए. जो नेचुरली दिया है इट इज प्रीटी ओके. थोड़ा एनहांस करना है, एनहांस कर सकते हैं, बट कंप्लीट चेंज करने की जरूरत नहीं है. जैसे फीमेल में ब्रेस्ट साइज छोटा बड़ा होता है, तो वो कुछ यानी प्रॉब्लम को ये बताता है. साइंटिफिकली देखा जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ब्रेस्ट साइज छोटा होने से, ब्रेस्ट साइज बड़ा होने से मीन्स फंक्शनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. बट स्मॉल साइज ब्रेस्ट के वजह से बहुत बार फीमेल अनकॉन्फिडेंट फील करती है. तो देयर इफ दे वांट, इफ द फीमेल वांट कि उनका ब्रेस्ट साइज उनको बड़ा करके चाहिए, देन वी कैन थिंक अबाउट ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, जिसमें हम फैट ट्रांसफर या ब्रेस्ट इम्प्लांट्स जो सेफ है ना. ब्रेस्ट इम्प्लांट्स भी यंग अनमैरिड में सेफ है, क्योंकि आप इम्प्लांट्स के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो, बच्चे को फीड करा सकते हो. इम्प्लांट्स उतने एडवांस आ गए हैं अभी कि आप और नॉन रप्चर्ड इम्प्लांट्स है, यानी फूटते नहीं है. जैसे पहले फूट जाते थे, ट्रॉमा हो गया, गिर गए, कुछ लग गया तो फूट गए. अभी वो वैसे नहीं होते हैं, सिलिकॉन टू सिलिकॉन जेल बेस इम्प्लांट होते हैं और एब्सोल्युटली सेफ होते हैं, तो कर सकते हैं अगर उससे उनकी लाइफस्टाइल में वो कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है. ह्यूज साइज ब्रेस्ट, वो भी बहुत बार फीमेल को अंडर कॉन्फिडेंट या फिर एम्बैरेस फील कराती है. उसको हम जाइजेंटिया मैस्टिया बोलते हैं, यानी बहुत बड़ी ब्रेस्ट रहती है एज कम्पेयर टू देयर ऑल बॉडी स्ट्रक्चर. तो उसमें हम करा सकते हैं ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरीज, लेकिन यंग पेशेंट में हम इसको अवॉइड कराते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरीज में लैक्टेशनल डक्ट्स जो होती है, यानी जहाँ से ब्रेस्ट मिल्क आता है, वो कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस रहते हैं. तो यंगस्टर्स में हम अवॉइड कराते हैं. अगर पेशेंट को आगे जाके प्रेगनेंसी प्लान करानी है तो उनमें हम ये चीज़ें ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरीज अवॉइड करने को बोलते हैं. वंस दे हैव बीन प्लान प्रेगनेंसी, लैक्टेशन सब कुछ हो गया, उसके बाद अगर करना है तो उसके बाद हम ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करा सकते हैं, जिसमें हम नॉर्मल साइज ब्रेस्ट क्रिएट करा सकते हैं. ऑगमेंटेड ब्रेस्ट प्लांट करने से बैक पेन वगैरह के भी कोई इश्यूज आते हैं? ओवर साइज इम्प्लांट अगर डाल दिया तो, अगर इम्प्लांट रिक्वायर्ड वॉल्यूम से अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो बैक पेन, नेक पेन के चांसेस बढ़ जाते हैं, शोल्डर पेन ये बढ़ जाता है पेशेंट्स में. अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं वुमेन की, जैसे हम आजकल देखते हैं कि 10 साइज मैटर वाला जो क्वेश्चन है, ये पब्लिक में वुमेन को पूछा जाता है. तो वो बोलते हैं कि वी वांट बिग साइज पेनिस. सो वो कितना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करता है? ऑब्वियसली अनरियलिस्टिक है, क्योंकि देखो यार, बिगर साइज पेनिस से कुछ बहुत दुनिया से अलग वाली फीलिंग आने वाली ऐसा कुछ नहीं, ठीक है. इफ यू आर बीइंग लॉयल विथ योर पार्टनर, इफ यू आर हैविंग अ गुड इंटीमेसी प्रैक्टिसेस, साइज डेफिनेटली कोई फर्क नहीं
पड़ता है साइज से। अरे वजाइना है ही इतना 3 to 5 इंचेस लॉन्ग, है ना। 12 इंच का पेनिस डालोगे कहाँ है, तो 3 से 5 इंच लॉन्ग वजाइना, इंडियन वजाइना जो का लेंथ है 3 to 5 इंचेस लॉन्ग है। तो लॉन्ग यानी पेनिस का साइज एक्सपेक्ट कितना कर रहे हो, 12 इंचेस, 8 इंचेस, 10 इंचेस, 15, 20 डालना किधर है इतना लंबा। तो दैट इज ऑल मिथ। यू बेटर हैव अ गुड इमोशनल इंटीमेसी, तो आपको साइजेस वाइजेस से फर्क नहीं पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और इतने सारे मिथ बस्ट हुए। काफ़ी ये पॉडकास्ट में जो हमारी ऑडियंस देखेंगे उनको काफ़ी, उनके भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस खत्म हो सकेंगे। नहीं, इट्स नीड ऑफ एन आवर कि बहुत सारे कम्युनिटी में मिथ है, उसको बर्स्ट करना ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जानना ज़रूरी है कि इंटीमेसी इज़ नॉट ओनली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी, ये एक इमोशन है जिसको इमोशन ही रखा जाए और उसको उतना ही इमोशनली आपने एंजॉय किया जाए, है ना। आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी के तरह से देखेंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशंस कहीं और चले जाएंगे, और वो एक्सपेक्टेशंस को आप फॉलो करने में या कंप्लीट करने, फुलफिल करने में अगर यू नॉट अप टू द मार्क, सो देन देयर वुड बी चांसेस ऑफ गेटिंग डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड ऑल। सो ये सब मत करो, इमोशनली अटैच हो जाओ पार्टनर के साथ, इमोशनल इंटीमेसी रखो, सो चीज़ें सिंपल रहेंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।